हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर फेवरेट चैनल। आज के वीडियो में हम एमआईएस दैट इज मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम का यूनिट 4 दैट इज द की सिस्टम एप्लीकेशंस फॉर डिजिटल एज, ये पूरा यूनिट हम सिंगल वीडियो में खत्म कर लेंगे। इसके पहले मैंने यूनिट 3 का भी वीडियो डाला है, उसमें मैं सारे के सारे ईच एंड एवरी कॉन्सेप्ट मैंने कवर किए हैं, पीवाईक्यूज भी बताया है, कौन सा पीवाईक्यू कब आया है, कौन सा टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, कैसे आंसर लिखने हैं, कितने पॉइंट्स लिखने हैं, मैंने सब कुछ अच्छे से बताया है। तो आपको पता होगा इसम का प्रिपरेशन भी सपोज आप मेरे पहले से वीडियो देख रहे होगे तो आपने देखा होगा मैंने जितना बताया था उसी में से पूरा पेपर आया था इंसेम का भी। तो आप मेरे वीडियो पे पूरा डिपेंड रह सकते हो। आज मैं यूनिट 4 भी डाल रहा हूँ और बस इस वीक में मैं पूरा सिलेबस खत्म कर लूँगा। बस अब 2 यूनिट बचे हुए हैं हमारे, तो हम स्टार्ट करते हैं। तो सॉरी, तो हम देखते हैं व्हाट इज अ की सिस्टम एप्लीकेशंस। पहले हम नाम देखते हैं क्या है हमारे यूनिट का। दैट इज अ की सिस्टम एप्लीकेशन फॉर डिजिटल एज। क्या होता है की सिस्टम एप्लीकेशन फॉर डिजिटल एज का मतलब? की सिस्टम एप्लीकेशंस मतलब क्या, ऐसा बोल सकते हैं। हमने टाइप्स ऑफ अ सिस्टम देखा था इन सेकेंड यूनिट आई गेस। हाँ, इन सेकेंड यूनिट हमने पढ़ा था व्हाट इज द टाइप्स ऑफ अ सिस्टम, मतलब कौन कौन से टाइप्स है। तो हमने ERP, CRM, SCM इस तरीके से बहुत सारे सिस्टम पढ़े थे। ERP मतलब पता है हमें, एंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग। CRM मतलब पता है कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट। मतलब जब हम कोई बिजनेस हमारा रन करते हैं तो हमें कैसे ये सारे सिस्टम्स हमें क्या करती है, यूजफुल होती है। सपोज ERP हमें पता है, दैट इज ERP मतलब क्या होता है, हमें देखा है सब कुछ क्या करता है वो। इंटीग्रेट करता है सभी चीज़ों को। कंपनी में सपोज 5-6 डिपार्टमेंट हो गए, बट वो 5-6 डिपार्टमेंट मैनेज करने वाला कोई तो एक होगा ना ऊपर। तो उसको क्या होगा, पूरे 6 डिपार्टमेंट का डाटा क्या हो जाएगा, शो हो जाएगा। तो बाय यूजिंग द ERP ये पॉसिबल हो रहा है। तो इस तरीके से बहुत सारी चीज़ें हैं। तो ये हमने सिस्टम पढ़े थे। तो फॉर डिजिटल एज मतलब क्या, अब जो डिजिटल एज चल रहा है मतलब क्या, इंटरनेट डेटा सॉफ्टवेयर जो चल रहा है, वहाँ जो की सिस्टम एप्लीकेशन का कैसा वो कॉम्बिनेशन मतलब कैसा चल रहा है, यही सब कुछ हम क्या पढ़ेंगे इस यूनिट में पढ़ेंगे। आई होप आपको समझ आया होगा हम क्या पढ़ने वाले हैं इस यूनिट में। जो टाइप्स ऑफ सिस्टम्स है दैट इज हमने पढ़ा है बहुत सारे सिस्टम DSS वगैरह, तो वो कैसे वर्क करते हैं, तो वही सिस्टम ही हम यहाँ मतलब इस डिजिटल एज में मतलब इस डिजिटल वर्ल्ड में हम कैसे इम्प्लीमेंट करते हैं, कैसे सीखते हैं, कैसे यूजफुल है हमारे ये सब कुछ हम क्या करते हैं इस यूनिट में हम पढ़ते हैं। तो हमारा फर्स्ट टॉपिक है दैट इज एक बार देख लो, अचीविंग ऑपरेशनल एक्सीलेंस एंड कस्टमर इंटीमेसी। इसके लिए हम क्या करते हैं, एंटरप्राइज एप्लीकेशन, ई कॉमर्स एंड मेनी मोर, ये सब कुछ हम क्या पढ़ते हैं। हम एक एक अच्छे से देखते हैं डिटेल में। तो अभी तक आपको मैंने क्या बोला समझ नहीं आया होगा तो इट्स ओके, देयर इज नो एनी इशू, वी विल सी इन डिटेल। तो फर्स्ट है हमारे पास एंटरप्राइज एप्लीकेशन। क्या है एंटरप्राइज एप्लीकेशन, क्यों पढ़ रहे हैं हम, हमारे सिलेबस में क्यों दिया है, हमें तो पता होना चाहिए सब कुछ। क्या है सब कुछ, एक बार देख लो, मैं आपको सीधे बता देता हूँ। सपोज ये जस्ट ध्यान में रखो, जस्ट आपके एग्जाम में थ्योरी के लिखने में पहले बता देता हूँ। ये क्या है, एक लार्ज स्केल सॉफ्टवेयर सिस्टम है। क्या है, लार्ज स्केल सॉफ्टवेयर सिस्टम है, हमें पता होना चाहिए ये सब। मतलब पता है लार्ज स्केल सॉफ्टवेयर है जो क्या ऑर्गेनाइजेशन के मल्टीपल डिपार्टमेंट्स को ऑटोमेट और इंटीग्रेट करता है। मतलब क्या, सपोज कोई एक एसोसिएशन है या ऑर्गेनाइज किसी कंपनी है, उस कंपनी में फाइनेंस होते हैं, HR होते हैं, इन्वेंट्री होती है, प्रोडक्शन, सेल्स वगैरह, हर एक का डिपार्टमेंट अलग होता है। बट मैं बोला ना, सपोज उन सबका डाटा किसी एक उनका वो एक बॉस होगा, उनको तो शो करना होगा। तो वो सब कुछ क्या करेगा, ये पूरा इंटीग्रेट कर लेगा बाय यूजिंग एनी काइंड ऑफ अ सॉफ्टवेयर। और वो सिर्फ वो डैशबोर्ड देख लेगा। वह उस डैशबोर्ड में क्या होगा, ये सबका HR, फाइनेंस, आफ्टर दैट जो इन्वेंट्री, प्रोडक्शन, ये सब कुछ का क्या होगा, इंफॉर्मेशन उस बॉस को दिख रहा होगा ओनली ऑन, ऐसा इन सिंपल लैंग्वेज वी कैन से दैट द ओनली ऑन द सिंगल पेज
वो बॉस देख सकता है, हाँ ये 4 डिपार्टमेंट में ये हाल चल रहा है, फाइनेंस में क्या हो रहा है, हाँ बजट का ऐसा ऐसा इशू चल रहा है फाइनेंस टीम में, तो ये सब कुछ क्या होगा, एक इंटीग्रेट हो जाएगा, मतलब हाँ हर एक डिपार्टमेंट की इंफॉर्मेशन हमें एक पेज पे ही मिल जाएगी। इस तरीके से कोई सॉफ्टवेयर होगा, तो इसी को ही क्या बोलेंगे हम, इंटरप्राइज ऐसा बोल सकते हैं। समझ आए इंटरप्राइज क्या है? तो हम डेफिनेशन देखते हैं। तो इंटरप्राइज एप्लीकेशन are comprehensive software solution that automate and manage business processes, facilitating interaction between different departments of an organization। मैंने यही बताया आपको, वो क्या करता है, काम ऑटोमेट कर रहा है। ऑटोमेट मतलब क्या, हम बोल रहे हैं ना एआई से काम ऑटोमेट हो रहा है, उसी तरीके से ऑटोमेट क्या होता है, सपोज आप ही देखो, सपोज एचआर, इन्वेंट्री, ऐसे बहुत सारे डिपार्टमेंट्स है, लाइक फाइनेंस, सप्लाई चेन वगैरह, प्रोडक्शन, सेल्स, ऐसे बहुत सारे डिपार्टमेंट्स है। तो जब ऑटोमेशन नहीं होता तो क्या करते, हाँ एक बंदा रखते, उसको ही क्या बोलते, जाओ एचआर टीम से उनका रिपोर्ट लाओ, जाओ फाइनेंस टीम से उनका रिपोर्ट लाओ, जाओ सप्लाई चेन टीम के पास जाओ, उनका रिप्लाई मतलब उनका रिपोर्ट लाओ, और वो बंदा क्या करेगा, पूरा काम देख लेगा, एनालाइज कर लेगा, और फिर बॉस के पास जाएगा, हाँ ये है हमारा कंपनी का हालचाल, ऐसा होगा। बट बाय यूजिंग द ईआरपी सिस्टम व्हाट वी आर डूइंग, सिंपली ऐसा एक सॉफ्टवेयर होगा, हर एक टीम अपना अपना काम वहां शोकेस कर लेगी या मेंशन कर लेगी, सीधा बॉस के पास डायरेक्टली रिपोर्ट जाएगा। कितना इजी प्रोसेस हुआ, जो बीच का बंदा था तो वो कैंसिल हुआ ना, मतलब क्या है, हमारे बिजनेस वगैरह ग्रो करने के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। समझ आया व्हाट इज एंटरप्राइज सिस्टम? अब हम क्या देखेंगे, टाइप्स ऑफ एंटरप्राइज एप्लीकेशन। एंटरप्राइज एप्लीकेशन के क्या है, मतलब पहला है हमारे पास ईआरपी या ईआरपी, एंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग। मैंने आपको बताया ये क्या करता है, इंटीग्रेट्स वेरियस डिपार्टमेंट्स विद इन एन ऑर्गेनाइजेशन अलाउइंग फॉर सीमलेस डाटा फ्लो एंड डिसीजन मेकिंग। मैंने आपको बताया उसका एग्जांपल क्या है, सैप और ओरेकल। ओरेकल क्या करता है आपको पता है क्या, किसी को क्या करता है ओरेकल? ओरेकल क्या कर देता है, मैं आपको बता देता हूँ। ओरेकल ईआरपी मतलब क्या होता है, एंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग, मैंने आपको बताया। सपोज मैं आपको बता देता हूँ, एक एचआर सिस्टम में नए एम्प्लॉइज का डाटा आया, मतलब एचआर की सिस्टम है, अब मतलब एचआर की सिस्टम मतलब क्या, एचआर को भी कोई तो सॉफ्टवेयर होगा, वहां से अप्लाई करोगे तो एचआर के पास बहुत सारा डाटा आएगा डाटा, तो अब वो डाटा क्या करेगा, वो उनको पेरोल सिस्टम को अपडेट मिल गया, मतलब ऑफ कोर्स उनकी भी पेरोल करना होगा, मतलब पे करना होगा, उनकी सैलरी वगैरह पे करनी होगी, तो उनका भी मतलब अपडेटेशन करना पड़ेगा। तो ये क्या होगा, मतलब ये सब कुछ कहाँ हैंडल होगा, ये सब कुछ, ये कहाँ होगा, मतलब ऐसा बोल सकते हैं ओरेकल ईआरपी में हो सकता है। जैसे ओरेकल इन द सेंस इट इज जस्ट वी कैन से एग्जांपल, कोई भी ईआरपी में हम कर सकते हैं, जो ये सब कुछ मैनेज कर रहा है। समझ आया कैसा है? मतलब एग्जांपल बता देता हूँ डिटेल में अच्छे से। सपोज हाँ, अगर एक शॉप में प्रोडक्ट नहीं पहुंचा है, क्या, अगर एक शॉप में प्रोडक्ट नहीं पहुंचा है, तो एससीएम जो ओरेकल है, मतलब ओरेकल सपोज ऐसा बोलते हैं, ओरेकल ईआरपी क्या कर रहा है, वो चेक करेगा कि जो ट्रक है वो डिले हुआ है क्या, या वेयर हाउस में स्टॉक था क्या या नहीं था, इनवॉइस जनरेट हुआ या नहीं हुआ है, ये सब कुछ क्या करता है, ये मतलब एससीएम ओरेकल में होता है। मतलब क्या होता है, ये सप्लाई चेन मैनेजमेंट में होता है। मैं जैसे आपको एग्जांपल बताया, क्या जैसे बताया, ये सप्लाई चेन मैनेजमेंट का एग्जांपल है, कौन सा, ये हुआ या नहीं, मतलब ये क्या करते हैं, मैनेज करते हैं इस तरीके से। अब एंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग में मैं आपको एग्जांपल, बेस्ट एग्जांपल बता देता हूँ। हमारे कॉलेज में हमारा पोर्टल होता है, आप जहाँ फीडबैक फॉर्म वगैरह मोस्ट ऑफ द कॉलेज में होता ही है ईआरपी पोर्टल। सपोज हमें बोनाफाइड वगैरह चाहिए होता है, वो हम कॉलेज के पोर्टल से ले लेते हैं, मतलब ऐसा करते हैं। तो वहाँ क्या होता है, वो एआरपी सिस्टम होती है, सभी मतलब सब किसी का भी कोई काम होगा, वो क्या करेगा, कॉलेज के पोर्टल पे जाएगा, वहाँ रिक्वेस्ट डालेगा, वो कहाँ जाएगी, कॉलेज के अथॉरिटीज के पास जाएगी। इस तरीके से मतलब क्या होता है, एक ऐसा बोलते हैं सॉफ्टवेयर है जो क्या कर देता है, वेरियस डिपार्टमेंट्स को क्या करता है, इंटीग्रेट करता है। एक और एक इजी एग्जांपल बता देता हूँ कॉलेज का ही, कॉलेज की ईआरपी पोर्टल का, वो क्या करता है, हाँ बोनाफाइड चाहिए, तुम वहां से ही करते हो, सपोज तुम्हारे कॉलेज की ईआरपी पोर्टल मतलब वेबसाइट से ही करते हो, देन आपको फीस पे करनी है, कॉलेज की वेबसाइट से ही करते हो, देन आपको कॉलेज के बारे में कोई कंप्लेंट हो,
वो भी कॉलेज के वेबसाइट से ही करते हो। वहाँ से आप फीडबैक फॉर्म भी भरते हो, तो ऑफकोर्स फीडबैक फॉर्म भरेगा तो ऑफकोर्स कॉलेज के पास डाटा जाएगा आपके, और आपके फीडबैक के अकॉर्डिंग कॉलेज डिसीजन ले लेगा। वही इट इज कॉल्ड एज ईआरपी सिस्टम। देन सीआरएम क्या है? कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट। क्या करता है? फोकसेस ऑन मैनेजिंग कस्टमर इंटरेक्शन एंड रिलेशनशिप टू इंप्रूव सेटिस्फैक्शन। क्या करता है मतलब हमें पता है। उसका एग्जांपल क्या है? सेल्स फोर्स। क्या करता है सेल्स फोर्स? मैं एग्जांपल के विद हेल्प ऑफ एग्जांपल में आपको बता देता हूँ। सपोज इमेजिन करो तुम एक मोबाइल कंपनी में काम करते हो, समझ आया? इमेजिन करो तुम एक मोबाइल कंपनी में काम करते हो जिसका नाम सपोज है कोई तो स्मार्ट मोबाइल शॉपी, ऐसा कुछ मतलब स्मार्ट मोबाइल ऐसा उसका नाम है। अब तुम्हारे थाउजेंड ऑफ कस्टमर्स है। कितने हैं? तुम्हारे थाउजेंड ऑफ कस्टमर है, और हर दिन लोग फोन लेते हैं, कंप्लेन करते हैं, सर्विस मांगते हैं। अब उनका डाटा मैनेज करना, कब कांटेक्ट किया, किस एजेंट ने बात की, क्या फीडबैक दिया, सब कुछ कौन हैंडल करता है? सेल्सफोर्स हैंडल करता है। अब समझ आए सेल्सफोर्स क्या है? समझ आए क्या है सेल्सफोर्स? अब एक एग्जांपल बता देता हूँ। एक कस्टमर ने कंप्लेंट की मेरा फोन गर्म हो रहा है। क्या? मेरा फोन गर्म हो रहा है। एजेंट लॉग इन करता है सेल्सफोर्स में, मतलब सेल्सफोर्स पोर्टल पे, और कस्टमर का पूरा हिस्ट्री देखता है। क्या? कस्टमर्स का पूरा हिस्ट्री देखता है। एजेंट देखता है लास्ट टाइम किस प्रॉब्लम के लिए कॉल किया था इस कस्टमर ने, क्या सॉल्यूशन मिला था, हर स्टेप ऑटोमेटिकली रिकॉर्ड होता है। इसी को ही क्या बोलेंगे हम? एक कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट। अब सब पता चला आपके मतलब मोबाइल का वो सेल्सफोर्स यूज कर रहे हैं, सेल्सफोर्स में पूरा डाटा स्टोर होता है। आपने कभी कभी कॉल किया, मतलब क्या होता है इस तरीके से आप पूरा उनको गाइड कर रहे हैं, तो कस्टमर ऑफ कोर्स खुश हो जाएगा ना इस पूरे स्टेप से। तो इसी को क्या बोलेंगे? कस्टमर का मन खुश रखते हैं हम, इसी को क्या बोलेंगे हम? कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट। एंड देन एससीएम, सप्लाई चेन मैनेजमेंट। तो जैसे कि मैनेजमेंट ऑफ द फ्लो ऑफ गुड्स, सर्विसेज एंड इंफॉर्मेशन अक्रॉस द सप्लाई चेन। तो मैंने आपको बताया एससीएम का बताया था ना मैंने आपको, ओरेकल एससीएम का। तो अच्छे से हमें याद रहा होगा कैसे हम कोई प्रोडक्ट है वो डिलीवर कर रहे हैं, बट उस डिलीवर करने तो सपोज नहीं पहुंचा, तो वो एससीएम पे डालेंगे मतलब एससीएम प्रोडक्ट क्यों नहीं मिला, प्रोडक्ट्स आउट जब शॉप से निकला हुआ था या नहीं, या गोडाउन से निकला हुआ था, सब कुछ हम कहा कर लेंगे, ये एससीएम भी तो चेक कर लेंगे। देन बेनिफिट्स ऑफ एंटरप्राइज एप्लीकेशन। क्या बेनिफिट्स है यहाँ से? क्या बेनिफिट्स क्या हो सकते हैं? एकदम नॉर्मल आपको बहुत अच्छे से लिख लेना है आपके एग्जाम के लिए। तो इफिशिएंसी, प्रोडक्टिविटी, अच्छा लाइक हाँ आप ही देख लो, सब कुछ सॉफ्टवेयर में हो रहा है, सब कुछ सॉफ्टवेयर हैंडल कर रहा है, तो मैनुअल वर्क बहुत कम हो रहा है, राइट? मैनुअल वर्क बहुत कम हो रहा है, सब कुछ सॉफ्टवेयर कर रहा है, तो इफिशिएंसी इंप्रूव हो रही है। कोई प्रोडक्ट का ट्रैकिंग, पेरोल, मतलब किसी की सैलरी हुई या नहीं हुई, किसी को क्या टास्क देना है, सब कुछ रूटीन टास्क वगैरह क्या कर रहा है, ये ईआरपी सॉफ्टवेयर कर रहे हैं, तो इफिशिएंसी प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी। देन एक एग्जांपल देख लो, देन इंप्रूव डिसीजन मेकिंग। ऑफ कोर्स डिसीजन मेकिंग इंप्रूव हो रही है। हम क्या कर रहे हैं? यूजर से फीडबैक ले रहे हैं, समझ आया? यूजर से फीडबैक वगैरह ले रहे हैं, कैसे काम क्यों चल रहा है, ये सब कुछ हमारे सॉफ्टवेयर में स्टोर है। तो अकॉर्डिंग टू दैट हम क्या कर रहे हैं? डिसीजन ले रहे हैं, कंपनी हमारी कैसी बूस्ट हो जाएगी, ये सब कुछ। देन क्या है? डाटा इंटीग्रेशन कैसे होता है, किस तरीके से डाटा इंटीग्रेशन होता है, हम देखते हैं। सपोज एग्जांपल बता दो, अलग अलग डिपार्टमेंट का डाटा एक सिस्टम में आ जाता है, हमें पता है। देन अब कोई तो डबल डबल डाटा स्टोर कर सकता है उस पोर्टल्स में, ईआरपी पोर्टल्स में, तो नो डुप्लीकेट और कंफ्यूजन, मतलब डुप्लीकेट नहीं चाहिए। तो डाटा इंटीग्रेशन, मतलब डाटा इंटीग्रेशन का भी एक ऐसा सॉफ्टवेयर होगा, वो क्या करेगा, वो सपोज कोई डबल एंट्री होगी वो डिलीट कर देगा, कंफ्यूजन ही क्रिएट नहीं करने देगा। तो ये क्या है? डाटा इंटीग्रेशन। ऐसा बोल सकते हैं सेल्स डिपार्टमेंट, sales department's data feeding directly into inventory management, ensuring no stock out और overstocking। मतलब क्या? सेल्स का डाटा इन्वेंट्री के साथ सिंक्रोनाइज ना हो, मतलब मिक्स ना हो जाए, समझ आए? दोनों डिपार्टमेंट का डाटा मिक्स ना हो जाए, इसीलिए डाटा इंटीग्रेशन हम बहुत इजी कर रहे हैं। बट ये किसका पार्ट है? इट इज द पार्ट ऑफ द एंटरप्राइज एप्लीकेशन। समझ आए? एंटरप्राइज एप्लीकेशन क्या है? आपके एग्जाम में एक क्वेश्चन आएगा, व्हाट इज द एंटरप्राइज एप्लीकेशन, एक्सप्लेन इन डिटेल विद टाइप्स। तो मैंने टाइप्स भी बताए, उसके बेनिफिट बताए, डाटा इंटीग्रेशन कैसे होता है ये समझाया। अब कस्टमाइजेशन एंड स्केलेबिलिटी, मतलब क्या होता है कस्टमाइजेशन एंड स्केलेबिलिटी में? हम देखते हैं, सपोज यहाँ रीड कर लो, एंटरप्राइज एप्लीकेशन कैन बी कस्टमाइज्ड टू
द स्पेसिफिक नीड्स ऑफ द बिजनेस आर स्केलेबल टू ग्रो विद द ऑर्गेनाइजेशन। मतलब क्या, वो देख लो, एंटरप्राइज ऐप बिजनेस के नीड के हिसाब से मॉडिफाई किए जा सकते हैं और फ्यूचर ग्रो के लिए मतलब स्केल किया जा सकता है, ऐसा बोल सकते हैं। हाँ, समझ आया? मतलब जो एंटरप्राइज ऐप है वो बिजनेस के अकॉर्डिंग मतलब बिजनेस के अकॉर्डिंग मॉडिफाई हो सकते हैं। लाइक अभी सुनो, मैं एक एग्जांपल देता हूँ। मैंने आपको एससीएम बताया। एससीएम मतलब क्या, लाइक मैंने जो सीआरएम, कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट, अब मैंने आपको बताया वो क्या कर देता है। सपोज अमेजोन से पार्सल जब डिलीवर हो रहा है, वो क्या कर रहे हैं, कस्टमर रिलेशनशिप मतलब सॉरी, कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट। जब यूजर को मतलब जो हमारा है ऑर्डर करने वाला, उसको पार्सल नहीं मिल रहा और वो सॉफ्टवेयर पे शो कर रहा है, मतलब सीधा। हाँ, एक बता देता हूँ, सिर्फ सॉफ्टवेयर में ऐसा होता, जब पार्सल निकलेगा तो डिस्पैच शो करता है और जब मिलेगा तो वो क्या शो करेगा, हाँ यस, डिलीवर ऐसा शो करेगा। बट इनके बिटवीन के स्टेजेस ऐसा सोच सकते, पहले शोकेस नहीं करते होंगे। बट यार बहुत सारे प्रॉब्लम आ रहे, यूजर तो हमारा सोच रहा है यार मुझे मेरे प्रोडक्ट के बारे में हर एक बार जानकारी जाननी चाहिए, कब कहाँ प्रोडक्ट मेरा जा रहा है, कहाँ पहुंच रहा है, दिल्ली से निकला हुआ है वो पुणे में कब आएगा, दिल्ली और पुणे के बीच में कितने डिस्टेंस है, अब कहाँ रुका है, मुझे ये सब कुछ जानना है। ऐसी किसकी रिक्वायरमेंट है, यूजर की रिक्वायरमेंट है, ऑफ कोर्स इस तरीके से रिक्वायरमेंट है। अब कंपनी क्या करेगी, हाँ, जो अभी पहले क्या करती थी, बस डिलीवर एंड डिस्पैच, ये दो शोकेस करती थी। अब वो क्या करेगी, जिस जिस सिटी में आ जाएगा हमारा प्रोजेक्ट, हमारा प्रोडक्ट, वो क्या करेगी, शो करेगी। मतलब हाँ, ये क्या किया, मॉडिफाई किया ना अकॉर्डिंग टू द कस्टमर रिक्वायरमेंट्स। समझ आया? अब कस्टमर के रिक्वायरमेंट फुलफिल किए तो ऑफ कोर्स हमारा बिजनेस भी क्या हो जाएगा, ग्रो हो जाएगा। इसी को ही क्या बोलेंगे हम, मतलब कस्टमाइजेशन, स्केलेबिलिटी। स्केलेबल मतलब क्या, समझ आए आपको? स्केलेबल मतलब क्या, इट कैन बी, वैसा बोल सकते हैं फ्लेक्सिबल। तो एग्जांपल देख लो। देन नेक्स्ट है हमारे पास चैलेंजेस। क्या है चैलेंजेस? हाई इनिशियल कॉस्ट एंड कॉम्प्लेक्सिटी। ऑफ कोर्स इतना सारा सॉफ्टवेयर बनाना है, लाइक फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट करने हैं, ऑफ कोर्स टाइम, रिसोर्स, द मतलब ये बहुत सारा कॉम्प्लेक्स भी है। तो ऑफ कोर्स इनिशियल कॉस्ट भी लगेगा और कॉम्प्लेक्सिटी है। देन रेसिडेंस टू चेंज, मतलब एम्प्लॉय में रेजिस्ट न्यू सिस्टम एक्सेप्टेबली इफ दे आर अकोस्टमेटेड टू ओल्डर मेथड्स। मतलब समझ आया क्या है यहाँ पे, क्या है, देख लो एक बार। मतलब क्या होता है, स्टाफ को नए सिस्टम मतलब अडॉप्ट करने की में दिक्कत हो सकती है। सपोज आप ही देख लो, सपोज आप ऐसा बोल सकते हैं, आप 9-10 साल पाइथन में वर्क कर रहे हो और आफ्टर 10 years someone tells you you have to work in now Java. हाँ, now you are able to, of course now you are able to, yes you can do it, but कोई तो आपको ऐसा लगेगा ना अडॉप्ट करने में थोड़ा सा प्रॉब्लम हो जाएगा। सेम एज इट इज काइंड ऑफ। द नेक्स्ट है क्लाउड बेस्ड एंटरप्राइज एप्लीकेशन। तो क्या है यहाँ पे, मेनी मॉडर्न एंटरप्राइज एप्लीकेशन आर मूविंग टू द क्लाउड, ऑफरिंग बेनिफिट लाइक लोअर अपफ्रंट कॉस्ट, इजियर अपडेट्स एंड स्केलेबिलिटी। मतलब क्या क्या हो सकता है, अब ईआरपी, सीआरएम ऐसे सॉफ्टवेयर क्लाउड पर अवेलेबल है, राइट, क्लाउड पर अवेलेबल है, जैसे माइक्रोसॉफ्ट डायनेमिक 365, मतलब इस तरीके से सॉफ्टवेयर, तो जिससे कहीं मतलब कहीं से भी एक्सेस किया जा सकता है। मतलब कहीं से भी क्लाउड, मतलब मैंने क्लाउड बताया, हम कहीं से भी एक्सेस कर सकते हैं, तो ये भी उसका फायदा है। तो समझ आया क्या है? तो सपोज आपको ईआरपी ऐसा क्वेश्चन है, एक्सप्लेन एंटरप्राइज एप्लीकेशन इन डिटेल, तो मैंने आपको अभी तक जितना बताया आपको सभी अच्छे से लिखना है। और गोल्स ऑफ ईआरपी सिस्टम, ये भी आपके एग्जाम में क्वेश्चन आया था, मैंने 8 पॉइंट लिखे, तो आपको भी याद रखना है। तो मैं आपको हर एक बता देता हूँ। इंटीग्रेट्स ऑल डिपार्टमेंट्स यूजिंग यूनिफाइड सिस्टम, मैंने आपको बताया जो ऑल डिपार्टमेंट्स वो क्या करते हैं, एक इंटीग्रेट कर देते हैं। देन इंप्रूव रियल टाइम डिसीजन मेकिंग विद शेयर डाटा। मतलब सपोज आप देख लो, डाटा हम क्या कर रहे हैं, मैंने बताया, सपोज हाँ ऐसा बोल सकते हैं हम, आप जब फ्लिपकार्ट अमेजोन से प्रोडक्ट लेते हो, तो वहाँ वो क्या करते हैं, हम फीडबैक दे देते हैं फोटोज पोस्ट करके। तो वो क्या करेगी कंपनी, वो डाटा ले लेंगी, देख लेंगी, अकॉर्डिंग टू दैट यार हाँ हमारा प्रोडक्ट क्या कर रहे हैं लोग, यूज तो कर रहे हैं, मतलब लेते हैं एक दो बार, एक दो दिन यूज करते हैं और रिटर्न कर देते हैं, ऐसा उन्होंने एनालाइज किया। अब वो कंपनी क्या कर लेगी, अब कोई तो नया डिसीजन ले लेंगी। ऑफ कोर्स समझ आया, ये भी क्या है, ईआरपी से हो रहा है। देन नेक्स्ट क्या है, इनहांस एफिशिएंसी बाय ऑटोमेटिंग रिपीटेटिव टास्क। रिपीटेटिव
टास्क क्या करते हैं, ऑटोमेट कर लेगी। मतलब जो टास्क जो डेली करने हैं, जो हर बार सेम करने हैं, वो ऑटोमेटिक कर लेगी। मतलब एक बंदा जो वो काम कर रहा था उसका मतलब कॉस्टिंग बच जाएगा। देन इंश्योर डाटा कंसिस्टेंसी अक्रॉस ऑल बिजनेस, स्केलेबिलिटी, स्टैंडर्डाइजेशन प्रोसेस, ये सब कुछ पता होना चाहिए। कस्टमर सेटिस्फैक्शन, रेगुलरिटी अबाउट, मतलब रेगुलरिटी रह जाएगी इस तरीके से। तो समझ आया? आपको एग्जाम में क्वेश्चन आया अबाउट एंटरप्राइज एप्लीकेशन, तो आप कितना लिखोगे? ये सब कुछ लिखोगे थोड़ा थोड़ा। समझ आया? मैंने बहुत डाटा आपको बताया है। आपको के अकॉर्डिंग जितना याद रखेगा, जितना याद रहेगा तो वो आपको लिख लेना है। देन नेक्स्ट, बहुत मुझे आपको बताना, आपको ईआरपी समझ आया या नहीं, ये आपको मुझे कमेंट सेक्शन में अच्छे से बताना है। क्या है ईआरपी? मतलब ईआरपी ऐसा एक सिस्टम है, जो सॉफ्टवेयर बोल सकते हैं, सॉफ्टवेयर काइंड ऑफ। वो क्या कर देता है, सब कुछ सॉफ्टवेयर बेस्ड कर देता है। नाउ अब हमारे पास क्या है, ई कॉमर्स। क्या है ई कॉमर्स? डिजिटल मार्केट्स एंड डिजिटल गुड्स। मतलब क्या क्या है, हम देखते हैं, एक बार डेफिनेशन रीड करते हैं। ई कॉमर्स रेफर्स टू द बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज ओवर द इंटरनेट। समझ आया क्या है? जो हम क्या करते हैं, सेल करते हैं। हमें ई कॉमर्स, आज की दुनिया में तो ऐसा कोई भी बंदा नहीं होगा जिसको ई कॉमर्स पता नहीं है। ई कॉमर्स मतलब क्या, ऑनलाइन, क्या ऑनलाइन बेचते हैं और ऑनलाइन बाय करते हैं। क्या बाय करते हैं? वेरियस सर्विसेज, मतलब जो इंटरनेट के सर्विसेज लाइक सर्वर्स लेने हैं, तो वो क्या है, सर्विस है। बट उसका ध्यान नहीं रखना है अभी। अभी आपको गुड्स, मतलब कोई आपको चीजें लेनी है, लाइक आपको टीवी लेना है, वो ऑफ कोर्स ऑनलाइन बाय कर सकते हैं। मोबाइल लेना है, ऑनलाइन बाय कर सकते हैं। बट इसी को ही क्या बोलेंगे हम, ई कॉमर्स बोलते हैं। समझ आया क्या है ई कॉमर्स? आपको एग्जाम में क्वेश्चन आता है, एक्सप्लेन ई कॉमर्स, डिजिटल मार्केट्स एंड डिजिटल गुड्स। आप लिख सकते हो। मैं आपको कितने पॉइंट्स बताऊंगा, ऑलमोस्ट 9 to 10 पॉइंट बताऊंगा, हर एक आपको थोड़ा थोड़ा लिख लेना है। तो समझ आया क्या करना है? अब क्या है, मैं आपको थोड़ा थोड़ा बता देता हूँ। इट हैज ट्रांसफॉर्म ट्रेडिशनल मार्केट्स बाय इनेबलिंग बिजनेस टू रीच अ ग्लोबल ऑडियंस, ऑफरिंग अ कंज्यूमर्स द कन्वीनियंस ऑफ ऑनलाइन शॉपिंग। समझ आया क्या है? मतलब वो क्या, हमारा बिजनेस क्या होता है, अब ऑनलाइन ग्रो हो रहा है और ग्लोबली चल रहा है। मतलब इंडिया का बंदा अमेरिका से कोई भी ऑर्डर कर सकता है। हमें पता है डिजिटल गुड्स वगैरह सब कुछ। मतलब डिजिटल गुड्स मतलब क्या, ऐसा बोल सकते हैं। हाँ, हम सर्वर्स ले लेते हैं। सर्वर्स मतलब जो क्लाउड पे ले लेते हैं वगैरह, ऐसा होस्टिंग वगैरह के लिए। अब हाँ, होस्टिंग के लिए हम डोमेन ले लेते हैं, हमें पता है। होस्टिंग के लिए हम क्या लेते हैं, डोमेन ले लेते हैं। मतलब क्या, होस्टिंग के लिए डोमेन मतलब क्या, ऐसा बोल सकते हैं हम। अब आपको वो कंट्रोवर्सी पता होगी, जियो हॉटस्टार ऐसी कुछ तो कंट्रोवर्सी थी, उसका डोमेन का चल रहा था। वो ऑनलाइन परचेस करते हैं ना, किसी के हाथ में है क्या वो डोमेन? हाथ में मतलब वो कोई ऐसी फिजिकल थिंग है क्या? वो नहीं है ना, वो डिजिटली है सब कुछ। इसी को ही क्या बोलेंगे हम, डिजिटल गुड्स। समझ आया? अब ई कॉमर्स की डेफिनेशन मैंने आपको अच्छे से बताई थी। ऑनलाइन स्टोर लाइक अमेजॉन, ईबे, बजाज, अलीबाबा, ये वैसे बहुत सारे क्या है, मतलब ई कॉमर्स है। देन नेक्स्ट, डिजिटल मार्केट्स मतलब क्या, क्या होता है डिजिटल मार्केट्स? इतना हम बोल रहे हैं डिजिटल मार्केट्स, तो क्या होता है? अब मैं आपको बता देता हूँ डिजिटल मार्केट्स के बारे में। सपोज marketplaces like Amazon, Alibaba, and eBay are digital markets where sellers can reach millions of consumer worldwide. मतलब पता चला डिजिटल मार्केट्स मतलब क्या क्या होते हैं, जहां मतलब Amazon, बस याद रखो डिजिटल मार्केट मतलब क्या, Amazon, वहां से वहां बायर्स आते हैं, सेलर आते हैं, सेल करते हैं। जैसा मार्केट ऑफलाइन चलता है वैसा ही मार्केट ऑनलाइन चलता है। दैट्स इट, कंप्लीट द प्रोसेस लाइक इट। जहां मतलब समझ आए आपको क्या है। टाइप्स ऑफ ई कॉमर्स, मैंने आपको टाइप्स ऑफ एंटरप्राइजेस उसके भी बताए, अब टाइप्स ऑफ में ई कॉमर्स की भी बता रहा हूँ। आपको बहुत अच्छे से याद रखने हैं कौन कौन से टाइप है। फर्स्ट टाइप है बी टू सी, सेकेंड टाइप है बी टू बी, थर्ड टाइप है सी टू सी। तो व्हाट इज द फर्स्ट टाइप? बिजनेस टू कंज्यूमर। व्हाट? बिजनेस टू कंज्यूमर मतलब बिजनेस सेल्स प्रोडक्ट्स और सर्विस डायरेक्टली टू कंज्यूमर। मतलब अमेजोन पता है, अमेजोन, अमेजोन क्या है, बिजनेस है। और वो डायरेक्टली किसको बेच रहा है? डायरेक्टली सेलर, डायरेक्टली हम बायर है ना, मतलब डायरेक्टली हम यूजर है। मतलब सोचो एक बार, अमेजोन क्या कर रहा है, क्या कर रहा है अमेजोन? डायरेक्टली किसको सेल कर रहा है? हमें सेल कर रहा है। हम कौन है? कंज्यूमर है, राइट? समझ आया?
डायरेक्टली कम्युनिकेशन किसके बीच हुआ, कंपनी और हमारे बीच, सॉर्ट, एवरीथिंग इज फाइन। समझ आया क्या है बिजनेस टू कंज्यूमर। अब बिजनेस टू बिजनेस क्या है, ट्रांजैक्शन हैपेंस बिटवीन बिजनेसेस, एग्जांपल होलसेल डिस्ट्रीब्यूटर्स सेलिंग गुड्स और रिटेलर्स। एक बार सोच लो, हम एक किराना लाइक क्या बोलते हैं, हाँ वो चॉकलेट बिस्किट वाला हमें पता है, वो स्टोर्स जिससे हम लाइक एग्जांपल डी मार्ट बता देता हूँ मैं आपको। डी मार्ट क्या करता है, हमें सेल कर देता है, बट डी मार्ट भी क्या है, एक बिजनेस है। क्या है, डी मार्ट क्या है, एक बिजनेस है। एक बार मेरे यहाँ डायग्राम शो कर दो, डी मार्ट, ये क्या है डी मार्ट, और डी मार्ट भी किसी कंपनी से, कंपनी बोल सकते हैं जहां से मैन्युफैक्चर होता है, डी मार्ट वहां से ले लेता है। मतलब डी मार्ट क्या कर देता है, कंपनी से ला लेता है ना सब कुछ। तो ये कंपनी मतलब जहां से प्रोडक्ट फॉर्म हो रहा है, और कंपनी और डी मार्ट, तो इनके बीच कौन सा रिलेशन है, मतलब कौन सा टाइप होगा, बिजनेस टू बिजनेस कम्युनिकेशन, मतलब बिजनेस टू बिजनेस ई कॉमर्स, मतलब ऐसा बोल सकते हैं। समझ आया। अब डी मार्ट से क्या कर रहे हैं हम, कौन, कस्टमर्स, क्या कस्टमर्स और कंज्यूमर्स। अब डी मार्ट से हम खरीद रहे हैं, तो डी मार्ट के और हमारे बीच में कौन सा रिलेशन हुआ, बिजनेस टू कंज्यूमर। समझ आया कितना इजी है। नाउ कंज्यूमर टू कंज्यूमर, व्हाट इज द कंज्यूमर टू कंज्यूमर, इंडिविजुअल सेल प्रोडक्ट्स और सर्विस टू अदर इंडिविजुअल। अब मैं आपको बता देता हूँ, हमें ये पता है क्या, ओएलएक्स में क्या होता है, कंज्यूमर टू कंज्यूमर, वो बेचने वाला भी कंज्यूमर है, मैं भी कंज्यूमर हूँ। समझ आया, ओएलएक्स बहुत अच्छा एग्जांपल है। समझ आया कैसे वर्क होता है ये सब कुछ। तो अब हम देखते हैं नेक्स्ट वाला, दैट इज डिजिटल गुड्स। तो क्या होता है डिजिटल, एक बार डेफिनेशन रीड कर देते हैं हम, जस्ट सेकंड। Digital goods are intangible products that are delivered electronically, such as music files, e-books, software और digital art। समझ आया, डिजिटल गुड्स मतलब क्या होता है। अब आप सोच लो, आप हाँ स्पॉटिफाई बेस्ट एग्जांपल है इसका। मतलब आप जब गाने सुनते हो, जिस एज सच नहीं बोल सकते ऐसा, बट स्पॉटिफाई है मेरे हिसाब से। जब हम गाने सुनते हो, उनको उनको पेमेंट करते हैं ना पहले, मतलब बहुत सारे लोग तो नहीं करते, वो एड 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 के साथ सुनते हैं वो सब कुछ, बट होते हैं ना कोई अमीर लोग, वो क्या कर देते हैं, पेमेंट करते हैं और देन वो सॉन्ग सुनते हैं। तो ये क्या हुआ, डिजिटली हुआ ना, डिजिटल गुड हुआ। गुड्स मतलब समझ आया क्या होता है, सॉरी, तो समझ आया। अब वो ई बुक्स होते हैं, सपोज आपको बुक ई बुक्स होते हैं, वो आप ई बुक्स बाय करते हो, तो ये क्या हुआ, डिजिटल गुड हुआ। समझ आया कैसा है। देन बेनिफिट्स ऑफ ई कॉमर्स, क्या बेनिफिट ऑफ ई कॉमर्स, क्या है बेनिफिट है ई कॉमर्स के, हमें पता होना चाहिए। लाइक कन्वीनियंस, 24/7, मतलब 24/7 हम मतलब शॉपिंग कर सकते हैं। अब आप सोच लो कन्वीनियंस क्या है, कन्वीनियंस देख रहे हैं हम, कैसा कन्वीनियंस है। आप नॉर्मली मार्केट में जाते हो, 10 बजे के बाद वो स्टार्ट होता है, 10 के, ठीक है, शाम के 9 to 10 11 तक चलेगा। बट आपको ऐसा मन हुआ, अब रात के 2-3 बजे जाके ऐसा परचेस कर सकते हो क्या, ऑफ कोर्स नहीं कर सकते, बट ऑफ कोर्स वो क्या कर सकते हैं, आप ई कॉमर्स से ऑनलाइन शॉपिंग कर सकते हैं ना 24/7। आपको लगा, आपको 2 या 3 बजे रात के 2 या 3 बजे लगा, यार मुझे तो ये शर्ट खरीदना है, कर सकते हो क्या, कर सकते हो क्या, नहीं कर खरीद सकते हो ना। आप क्या कर सकते हो, ऑनलाइन अमेजोन में जा सकते हो, शॉप मतलब खरीद सकते हो। कितना अच्छा है ग्लोबल रीच। ये क्या हुआ, अब आपका, आप सपोज शर्ट खरीदते हो, आप पुणे से शर्ट खरीदते हो, पुणे का आपको कोई फिक्स शॉप होगा, बट वो पुणे का शॉप वाला उसका कपड़ा वो अमेरिका में नहीं बेच सकता, बट वो कोई बंदा होगा, वो अमेजोन से सेल कर रहा है, वो अमेरिका में सेल कर सकता है। तो समझ आया बेनिफिट क्या है ई कॉमर्स का, समझ आया। देन हमारे पास नेक्स्ट है डिजिटल गुड्स मार्केट ग्रोथ, मतलब मार्केट ग्रोथ डिजिटल ग्रोथ क्या है, लाइक नेटफ्लिक्स, स्पॉटिफाई जैसे हमें प्लेटफॉर्म तो पता है, उसने क्या करते हैं, लाइक डिजिटल कंटेंट स्ट्रीमिंग, मतलब जो डिजिटल कंटेंट है वो क्या कितना पॉपुलर बनाया है उन्होंने, पता है हमें। जो नेटफ्लिक्स, स्पॉटिफाई ऐसे जो है, उन्होंने कितना कंटेंट पॉपुलर बनाया है, कितना पॉपुलर बनाया है, तो मतलब मार्केट ग्रोथ तो है ना। अब हमें पता है नेटफ्लिक्स कितनी बड़ी कंपनी है, कितना कमा रही है, स्पॉटिफाई जैसी कंपनी, मतलब उनकी ग्रोथ अच्छी है ना। उन्होंने क्या किया, डिजिटल, उनका मार्केट किसका है, डिजिटल गुड्स का मार्केट है उनका, और उन्होंने कितना सेल कर रहा है, कितना इनकम कर रहे हैं वो, तो ग्रोथ है। देन
पेमेंट मेथड इन ई कॉमर्स। तो क्या है पेमेंट मेथड्स इन ई कॉमर्स? हमें पता है पेपल वगैरह, मतलब ऐसे ऑनलाइन सिस्टम है। आफ्टर दैट गूगल पे वगैरह सब कुछ, लाइक क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, डिजिटल वॉलेट्स। आफ्टर आफ्टर दैट क्रिप्टो करेंसीज, हमें क्रिप्टो करेंसीज के बारे में भी बहुत पता है, लाइक बिटकॉइंस वगैरह। ये क्या है? बहुत सारे पेमेंट्स के मेथड है। तो ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म ऑफर्स वेरियस सिक्योर ऑनलाइन पेमेंट्स मेथड्स सच एज क्रेडिट कार्ड्स, पेपल वगैरह हमें पता है, तो इसके बारे में ज्यादा बताने की जरूरत नहीं है। ई-कॉमर्स मार्केटिंग स्ट्रेटेजीज। क्या ई कॉमर्स मार्केटिंग स्ट्रेटेजीज क्या है? ई कॉमर्स मार्केटिंग स्ट्रेटेजीज, सपोज ऑनलाइन स्टोर्स कस्टमर्स अट्रैक्ट के लिए डिजिटल मार्केटिंग टूल्स यूज कर देते हैं, हमें पता है। सपोज अब मैंने तो ई कॉमर्स मतलब ऑनलाइन शॉप खोला है, लाइक अमेजोन पे, ऐसा बोल सकते हैं, मतलब अमेजोन या मेरी खुद की साइट है कोई, तो लाइक सपोज अमेजोन जैसी मेरी खुद की कोई तो साइट है, बट वो कस्टमर के सामने तो जानी तो चाहिए, मतलब जो खरीदने वाले हैं उनके पास मेरा प्रोडक्ट जाना चाहिए, मेरी साइट जानी चाहिए। तो इसके लिए क्या कुछ तो करना चाहिए, राइट? कुछ तो क्या करना चाहिए, क्या करेंगे हम? क्या करेंगे? हमारे पास सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, ईमेल मार्केटिंग, सोशल मीडिया एडवर्टाइजिंग, पेपर क्लिक कैंपेन्स, कितने सारे ऑप्शन है। लाइक हम कोलाब्रेशन करते हैं इंस्टाग्राम पे वगैरह, हमें सब कुछ पता है। इसी को ही क्या बोलेंगे आप? ई कॉमर्स मार्केटिंग स्ट्रेटजी। दैट्स इट। बहुत अच्छा, मतलब समझ आया होगा कितना इंटरेस्टिंग यूनिट है ये, और मतलब कितना इंटरेस्टिंग है ना। तो आपको वीडियो मेरा पूरा देखना है, हर एक पॉइंट अच्छे से याद रखना है, मैंने बहुत अच्छे से दिया है। अब हम नेक्स्ट देखते हैं सिक्योरिटी प्राइवेसी कंसर्न्स। तो क्या है? ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म मस्ट इंश्योर दैट कस्टमर डाटा इंक्लूडिंग पेमेंट इंफॉर्मेशन इज सिक्योर एंड प्रोटेक्टेड फ्रॉम फ्रॉड्स। हमें पता होना चाहिए, मतलब हमें पता है सिक्योरिटी इंपॉर्टेंट है। जब हम ऑनलाइन पेमेंट करते हैं किसी शॉप पे, मतलब किसी ऐप पे, तो हमारा ऐसा कंसर्न होता है कि हमारा डाटा शुड बी प्रोटेक्टेड, हमारा पेमेंट शुड बी प्रोटेक्टेड। देन इंक्रिप्शन, हमें पता है इंक्रिप्शन करते हैं, सिक्योर पेमेंट एंड गेटवे प्राइवेसी पॉलिसीज, ये सब कुछ पता है। वेबसाइट यूजिंग एचटीटीपी हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल सिक्योर, मैंने आपको बताया था पिछले वीडियो में भी बताया था एचटीटीपी एंड एचटीटीपीएस का डिफरेंस क्या होता है। एस क्या डिनोट करता है? एस डिनोट्स द सिक्योरिटी। देन नेक्स्ट हमारे पास क्या है? क्या है नेक्स्ट हमारे पास? फ्यूचर ट्रेंड्स इन ई कॉमर्स। क्या? फ्यूचर ट्रेंड्स इन ई कॉमर्स। क्या है फ्यूचर ट्रेंड्स इन ई कॉमर्स? हमें पता होना चाहिए फ्यूचर ट्रेंड्स इन ई कॉमर्स। मोबाइल मोबाइल एम कॉमर्स, मतलब जैसा ई कॉमर्स वैसा मोबाइल कॉमर्स, एम कॉमर्स इसे बोल सकते हैं। क्या है एम कॉमर्स? मतलब जो लोग मोबाइल ऐप से शॉपिंग करते हैं, हाँ, इसी को क्या बोलते हैं? मोबाइल से शॉपिंग करते हैं ना, और पेमेंट वगैरह सब कुछ मोबाइल से करते हैं। समझ आया? क्या मोबाइल से करते हैं ना ये सब कुछ? तो वो इसमें बहुत बड़ा कुछ तो हो सकता है। समझ आया? शॉपिंग देख लो एग्जांपल, शॉपिंग एप्स लाइक Amazon और Eastry allowing customers to browse and make a purchase via mobile devices। ये क्या हुआ? क्या हुआ? मतलब मोबाइल की हेल्प से ग्रो हो रहे, मतलब फ्यूचर ट्रेंड सोच लो, फ्यूचर ट्रेंड मोबाइल की हेल्प से ग्रो हो रहे। समझ आया? देन एआई एंड पर्सनलाइजेशन, मतलब क्या? कस्टमर्स के ब्राउजिंग हिस्ट्री के हिसाब से प्रोडक्ट रिकमेंड किया जाता है। मैंने ये आपको पिछले वीडियो में बहुत अच्छे से बताया है। नेटफ्लिक्स कैसे करती है, आप किस तरीके से मूवीज, किस तरीके से वेब सीरीज देखते हैं, उसके अकॉर्डिंग आपको नेटफ्लिक्स क्या कर देता है, वही उस तरीके से ही आपको वेब सीरीज और वो रिकमेंड कर देता है। देन हमारे पास है यूनिक फीचर्स। क्या? यूनिक फीचर्स। क्या है यूनिक फीचर्स? क्या यूनिक फीचर्स? एक्सेसिबल फ्रॉम एनीवेयर, हमें पता है। सपोज मोबाइल शॉपिंग हम कभी से भी कहाँ से भी करते हैं। ग्लोबल रीच, हमें पता है कहाँ भी ग्लोबली, मतलब ऑफ कोर्स मतलब शॉपिंग कर सकते हैं। यूनिवर्सल स्टैंडर्ड्स एचटीटीपी मैंने बताया। बिजनेस इंटरकनेक्टिविटी, पर्सनलाइजेशन, इंफॉर्मेशन डेंसिटी, सोशल टेक्नोलॉजी, आप देख लो, मैंने भी एग्जांपल बताया है, आपको अच्छे से समझ आएगा। देन हमने दो पॉइंट्स बहुत अच्छे से कवर किए हैं। ये दोनों पॉइंट में, ये दोनों पॉइंट 100% आने वाले। मैं क्या बोल रहा हूँ, ये ई कॉमर्स, जस्ट सेकेंड, मेरा लिख लिए इस बोर्ड का, इस पेन का कोई इशू हो रहा है, अच्छे से लिखने नहीं आ रहा है मुझे। ई कॉमर्स एंड जो ईआरपी, मतलब एंटरप्राइज रिसोर्स, ये 100%, ये दोनों क्वेश्चन 100% आने वाले हैं। मैंने आपको एक बार अच्छे से बता देता हूँ। हमने जो एंटरप्राइज एप्लीकेशन बताया, उस पे मैंने कितने 7 पॉइंट्स बताए, वो 7 पॉइंट आपको अच्छे से याद रखने हैं, जितने याद रख सकते हो उतना रखना है। सेकंड ई कॉमर्स, ई कॉमर्स में मैंने आपको कितना बताया, ऑलमोस्ट 10 पॉइंट्स बताया, और उसके फीचर्स बताए, वो आपको अच्छे से याद रखना है।
देन हमारे पास नेक्स्ट है मैनेजिंग नॉलेज। व्हाट? मैनेजिंग नॉलेज। तो क्या है मैनेजिंग नॉलेज? मतलब सोचो एक बार क्या हो सकता है मैनेजिंग नॉलेज। तो हम पहले मतलब ऑफ कोर्स नॉलेज मैनेजमेंट हमें पता होना चाहिए क्या होता है। द प्रोसेस ऑफ कैप्चरिंग, डिस्ट्रीब्यूटिंग एंड सॉरी इफेक्टिवली यूजिंग नॉलेज विद इन एन ऑर्गेनाइजेशन। इसको क्या बोलेंगे हम? मैनेजिंग नॉलेज। हमारे एग्जाम में मतलब क्वेश्चन आता है, एक्सप्लेन द मैनेजिंग नॉलेज इन डिटेल। तो हमें विद एग्जांपल, विद टाइप्स, उसके क्या क्या टाइप्स, ये सब कुछ अच्छे से डिटेल में बताना है। तो समझ आया नॉलेज मैनेजमेंट क्या है, क्या करते हैं। हाँ, सपोज मैं एक कंपनी में बंदा हूँ, सपोज मैं गूगल में वर्क कर रहा हूँ। तो अब सोच लो मेरे पास नॉलेज बहुत ज़्यादा है। हाँ, बहुत ज़्यादा नॉलेज है। वो नॉलेज कैप्चर करना, अब मेरे कंपनीज, मेरे टीम में जितने बंदे हैं उनको वो डिस्ट्रीब्यूट करना। राइट? अब मैंने उनको मेरा नॉलेज शेयर भी किया, क्या मैंने उनको मेरा नॉलेज शेयर भी किया, बट उनको इफेक्टिवली यूज करना है हमारे, तो उसका फायदा हमारे ऑर्गेनाइजेशन को। समझ आया व्हाट इज अ मैनेजिंग नॉलेज, कैसे वर्क करता है वो? इसी को ही क्या बोलेंगे हम? नॉलेज मैनेजमेंट। अ कंपनी एग्जांपल, अ कंपनी नॉलेज बेस्ड फॉर कस्टमर सर्विसेज। मतलब हमें पता है, सपोज एक कंपनी अपना कस्टमर सपोर्ट नॉलेज बेस बनाती है जिससे एफएक्यूज और सॉल्यूशन स्टोर होती है। समझ आया मतलब क्या? जो एफएक्यूज देखते हैं हम, तो वो क्या करते हैं, पूरा नॉलेज वो शेयर करते हैं। आई होप आपको समझ आ रहा है कि मतलब नॉलेज मैनेजमेंट क्या है, कितना इजी है, बस अच्छे से आए। अब आपको एग्जाम में क्वेश्चन आया मैनेजमेंट शॉर्ट टर्म मैनेजिंग नॉलेज, मैंने आपको केरियर की डेफिनेशन लिख लेनी है और ये 7 पॉइंट्स का थोड़ा थोड़ा डिस्क्रिप्शन लिख लेना है। देन टाइप्स ऑफ नॉलेज, क्या टाइप्स ऑफ नॉलेज, कौन कौन से टाइप्स है? टैक्टिक नॉलेज, एक्सप्लिसिट नॉलेज। मतलब क्या टैक्टिक नॉलेज मतलब क्या? ये पर्सनल एक्सपीरियंस से मिलता है, एक्सप्लेन करना डिफिकल्ट होता है। मतलब समझ आया? नॉलेज गेन फ्रॉम पर्सनल एक्सपीरियंस डिफिकल्ट टू मतलब आर्टिकुलेट। समझ आए? सपोज एग्जांपल लेते हो, मैं एग्जांपल मेंशन नहीं किया बट आप ध्यान में रखो। ऐसा बोल सकते हैं एक सीनियर एम्प्लॉय का प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस। सपोज आप किसी कंपनी में एज ए सॉफ्टवेयर इंजीनियर वर्क करते हो, आप अब सीनियर सॉफ्टवेयर इंजीनियर हो, तो आपने कुछ ना कुछ तो सीखा होगा। सब सपोज कोई हमारा कोड में कोई प्रॉब्लम आता है, तो आपको हाँ यार ये एरर पहले भी आया है, अब मुझे पता है कैसे एक्सप्लेन करना है, मतलब मुझे पता है कैसे सॉल्व करना है। बट वो जूनियर इंजीनियर जब ज्वाइन हो वो तो नहीं कर सकता। ये क्या हुआ? टेक्टिक मतलब ये एक बाई मतलब जो जितना एक्सपीरियंस ले रहे अकॉर्डिंग टू दैट वो हमें नॉलेज आ रहा है। देन एक्सप्लिसिट नॉलेज मतलब क्या? ये डॉक्यूमेंटेड, मतलब ये डॉक्यूमेंटेड होता है और क्या होता है, ये आसानी से शेयर किया जा सकता है। मतलब समझ आया? बस हाँ, अब तुम जॉब लगने, जस्ट जॉब लगे हो, बट आप कैसे लगे हो? ऑफ कोर्स वो जस्ट रीड मतलब लेक्चर्स देखे, नॉलेज गेन किया, बट प्रैक्टिकल वर्क किया क्या? नहीं। ऑफ कोर्स प्रैक्टिकल वर्क नहीं किया तो आप डाटा मतलब आपका नॉलेज इजीली शेयर कर सकते हो। डन। देन नेक्स्ट क्या है? नॉलेज मैनेजमेंट सिस्टम, केएमएस। हमने बहुत सारे सिस्टम देखे थे, उसमें केएमएस भी था। तो केएमएस क्या था? टेक्नोलॉजी यूज्ड टू फैसिलिटेट द कलेक्शन एंड शेयरिंग ऑफ नॉलेज। मतलब क्या? ये ऐसा सॉफ्टवेयर होते हैं जो नॉलेज को कलेक्ट और शेयर करने में हेल्प करते हैं। समझ आया? मतलब केएमएस क्या है? ऐसा एक सॉफ्टवेयर ही है, वो क्या करता है, नॉलेज को कलेक्ट करते हैं एंड वो क्या करते हैं, शेयर करते हैं। समझ आया? उसका एग्जांपल क्या बोलते हैं, ऐसे एक कंपनी है, वो क्या कर, जिसमें क्या करते हैं, एम्प्लॉयज अपने सॉल्यूशंस शेयर करते हैं। मतलब सपोज कोई प्रॉब्लम आया था, वो अब वो प्रॉब्लम उस सॉल्यूशन के साथ मेंशन करते हैं, तो ये सॉफ्टवेयर है तो उसका हेल्प हुआ। देन कोलैबोरेशन, वो नॉलेज शेयर, सॉरी, जो नॉलेज है वो शेयर करने के लिए हमारे पास टूल्स होने चाहिए। दिस अलोज एम्प्लॉयज टू शेयर नॉलेज थ्रू द टीम वर्क। एग्जांपल स्लैक और माइक्रोसॉफ्ट टीम्स। माइक्रोसॉफ्ट टीम्स में पता होता है वहां से हम वीडियो कॉल करते हो, मतलब वीडियो कॉल के लिए मीटिंग्स वगैरह ले लेते हो, तो वहां से हम शेयर कर सकते हैं। सोशल मीडिया पे, सोशल मीडिया से भी नॉलेज हम शेयर करते हैं। हमें लिंक्डइन पता है, लिंक्डइन पे बहुत सारे पीपल टेक्निकल पोस्ट डालते हैं, मतलब एनी काइंड ऑफ पोस्ट डालते हैं। देन के बेनिफिट, के मतलब हमें पता है नॉलेज मैनेजमेंट बेनिफिट क्या है? बेटर डिसीजन, ऑफ कोर्स डिसीजन मेकिंग बेटर हो जाएगी, इनोवेशन की आइडियाज, प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी, इनहांस कस्टमर सर्विसेज बाय यूटिलाइजिंग कलेक्टिव नॉलेज। हमें बता दें चैलेंजेस, चैलेंजेस क्या होगा? कैप्चरिंग टैक्टिक नॉलेज। चैलेंजेस मतलब प्रॉब्लम क्या होगा? कैप्चरिंग। अब देख लो, जो टैक्टिक नॉलेज मतलब क्या? हम एक्सपीरियंस से वो नॉलेज ले रहे हैं। अब एक्सपीरियंस से ले रहे हैं मतलब कितने प्रॉब्लम्स आ जाएगी, वो प्रॉब्लम आ जाएगा,
वो हम सॉल्व करेंगे, कितना टाइम लगेगा हमें पता नहीं, सॉल्व मतलब वो सॉल्व करने के लिए, तो ऑफ कोर्स बहुत टाइम कंज्यूमिंग है ना, तो ये मुश्किल है, चैलेंज है हमारे लिए। देन नॉलेज एंड लैक नॉलेज साइलॉस एंड लैक ऑफ एंगेजमेंट फॉर फ्रॉम एम्प्लॉइज। मतलब क्या होता है ये, क्या होगा, सोच लो एक बार। मतलब जो नॉलेज साइड, मतलब जब डिपार्टमेंट्स नॉलेज शेयर नहीं करता, ये प्रॉब्लम हो जाएगा। मतलब क्या होते हैं, एम्प्लॉइज क्या करते हैं, कभी कभी नॉलेज शेयर नहीं करते, तो हमें जो जूनियर होगा उसको नहीं मिलेगा। समझ आया कितना है, मैंने बस 7 पॉइंट्स लिखे हैं, वही आपको 7 पॉइंट्स अच्छे से याद करने हैं। तो समझ आया, मैनेजिंग नॉलेज पे ऊपर शॉर्ट टर्म साइकिल, तो आप क्या कर लोगे, नॉलेज मैनेजमेंट को क्या है उसको आप डेफिनेशन लिखोगे, आफ्टर दैट टाइप्स ऑफ नॉलेज लिखोगे, उसमें दो टाइप्स, टैक्टिक एंड एक्सप्लिसिट, देन केएमएस सिस्टम लिखोगे, व्हाट इज द नॉलेज मैनेजमेंट सिस्टम, देन कोलैबोरेशन टूल्स लिखोगे, सोशल मीडिया, केएम बेनिफिटिंग चैलेंज, दैट्स इट इज मोर देन इनफ फॉर 7 to 8 मार्क्स क्वेश्चन। एंड अब हम नेक्स्ट देखते हैं, इनहांसिंग डिसीजन मेकिंग। समझ आया क्या है, ऐसा क्वेश्चन आ सकता है, एक्सप्लेन इन डिटेल इन डिसीजन मेकिंग। तो क्या करते हैं, किस तरीके से करेंगे हम, इसके ऊपर सोचो एक बार। मैंने आपको एक पिछले यूनिट में, दैट इज सेकंड यूनिट में, एक सिस्टम बताई थी। मैंने बताया हमने बहुत सारे सिस्टम यूज किए थे, तो इसमें डीएसएस सिस्टम थी, दैट इज अ डिसीजन सपोर्ट सिस्टम। हमने देखी थी कैसे वर्क करते हैं, सेम उसका डिस्क्रिप्शन हमें यहाँ लिख लेना है। समझ आया, इसमें ऑलमोस्ट हमारे पास 7 पॉइंट्स है, कितने, 7 पॉइंट। आपको यही 7 पॉइंट्स अच्छे से याद रखने हैं, मैं हर एक पॉइंट आपको एक्सप्लेन कर दूंगा, दैट्स इट, इतना याद रखोगे मोर देन इनफ। पहले क्या आपको क्या पता होना चाहिए, डिसीजन सपोर्ट सिस्टम, दिस सिस्टम हेल्प्स मैनेजर्स मेक डिसीजन बेस्ड ऑन द डाटा एनालिसिस। एग्जांपल है अ डीएसएस दैट हेल्प्स अ रिटेलर डिसाइड ऑन स्टॉक लेवल्स बेस्ड ऑन द सेल्स डाटा। अब मैं आपको एकदम अच्छे से बता देता हूँ, आप सोच लो एक मतलब डीएस एक प्रोडक्ट है, एक प्रोडक्ट है, वो मुझे अब मार्केट में सेल करने के लिए रखना है या नहीं रखना है, ये डिसीजन है। समझ आया, ये क्या है, एक डिसीजन है। बट ये रखूं या ना रखूं, मुझे कैसे समझ आएगा। सपोज अमेज़न पे कोई बंदा है, वो क्या कर रहा है, सेल कर रहा है, क्या अमेज़न पे कोई बंदा सेल कर रहा है, बट अब उसको वो प्रोडक्ट हटाना है, बट वो कैसे डिटेक्ट करेगा कि मुझे हटाना है या नहीं। तो वो क्या करेगा, वो उसका उसके बाद कोई सॉफ्टवेयर होगा, वो देख लेगा यार इस प्रोडक्ट का सेल बहुत ज़्यादा हुआ है और हो भी रहा है स्टिल, और इस प्रोडक्ट का सेल अब तो बहुत कम हो रहा है, अब तो नहीं हो रहा है। तो वो डिसीजन क्या ले लेगा, अब मुझे ये प्रोडक्ट मेरे मतलब नहीं रखना है अमेज़न पे। तो क्या हुआ, डिसीजन ले लिया, कैसे लिया, डिसीजन सपोर्ट सिस्टम में से लिया। मतलब कौन सी सिस्टम, सिस्टम मतलब क्या, वहाँ डाटा शो किया ना, उसको डाटा शो किया गया यार इस प्रोडक्ट का डाटा तो लाइक बहुत कम है, तो ये क्या हुआ, डिसीजन सपोर्ट सिस्टम। समझ आया व्हाट इज द डिसीजन सपोर्ट सिस्टम। देन नेक्स्ट क्या है, बिजनेस इंटेलिजेंस, क्या बीआई, हमने पिछले में देखा था बिजनेस इंटेलिजेंस क्या है। बीआई टूल्स मतलब क्या करता है, डाटा को मतलब जो डाटा को इनसाइट्स में कन्वर्ट करता है। समझ आया, इनसाइट्स मतलब क्या, व्हाट इज द इनसाइट। सपोज पावर बीआई, सीधा बता देता हूँ, एक्सेल तो पता होगा ना आपको, एक्सेल, एक्सेल का ही एडवांस वर्जन मतलब क्या है, पावर बीआई और टेबल। वो क्या करते हैं, डाटा को सेल से एनालाइज कर देते हैं। मैंने आपको बताया ना, जो सेल से एनालाइज कर देता है, मतलब वो सिस्टम कौन किसी का सेल ज्यादा हुआ है, बड़ा हुआ है, वो सॉफ्टवेयर मतलब ही बिजनेस इंटेलिजेंस, दैट इज अ पावर बीआई टेबल व्यू। समझ आया, मतलब वो सेल्स वो एनालाइज कौन करेगा ना, किसका सेल बड़ा है मतलब ज्यादा है कम है, वही बिजनेस इंटेलिजेंस। बिग डाटा एनालिटिक्स, क्या बिग डाटा मतलब क्या, क्या होता है यहाँ पे, बहुत लार्ज डाटा सेट को एनालाइज कर मतलब करके हिडन पैटर्न्स और कस्टमर बिहेवियर्स को समझा जाता है। समझ आया, एनालाइजिंग लार्ज सेट ऑफ डाटा टू आइडेंटिफाई पैटर्न्स एंड ट्रेंड्स दैट इन्फॉर्म डिसीजन मेकिंग। मतलब सपोज अमेज़न बिग डाटा का यूज करता है टू रिकमेंड प्रोडक्ट। मतलब एग्जांपल बता देता हूँ, बिग डाटा एनालिटिक्स मतलब क्या, सिंपल एंड इजी। ध्यान में रखो, आपकी जो हिस्ट्री है, ऑर्डर हिस्ट्री है, वो देखकर अमेज़न आपको प्रोडक्ट शो कर लेगा, प्रोडक्ट रिकमेंड कर लेगा बाय यूजिंग द व्हाट, बाय यूजिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ बिग डाटा एनालिटिक्स। समझ आया
क्या है? पैटर्न्स, आइडेंटिफाइंग पैटर्न्स। व्हाट इज आइडेंटिफाइंग पैटर्न्स? मतलब क्या? जो पैटर्न्स मतलब आप किस तरीके से प्रोडक्ट ऑर्डर कर रहे हो, आप किस तरीके के प्रोडक्ट देख रहे हो, ये सब कुछ एनालिसिस करेगा और अकॉर्डिंग टू दैट वो क्या कर लेंगे? डिसीजन ले लेंगे। क्या कर लेंगे? डिसीजन ले लेंगे। इसी को ही क्या बोलेंगे हम? बिग डाटा एनालिटिक्स। और ऑफ कोर्स डिसीजन लेने के लिए मतलब आपको कौन से प्रोडक्ट्स रिकमेंड करने हैं, ये बहुत बड़ा मतलब डिसीजन है। इसी को ही हेल्प कौन करेगा? बिग डाटा एनालिटिक्स। देन डाटा वेयरहाउस। क्या? डाटा वेयरहाउस मतलब क्या होता है? ये एक सेंट्रलाइज्ड डाटाबेस होता है जहां हिस्टोरिकल डाटा स्टोर होता है एनालाइज के लिए। क्या हाउसेस, ध्यान में कैसे रखना है? हाउस, व्हाट? हाउस। तो समझ आएगा ये क्या है? ऐसा स्टोर होगा, ये तो ऐसा स्टोरेज होगा फॉर लार्ज अमाउंट ऑफ हिस्टोरिकल डाटा। एग्जांपल रिटेल चेन स्टोरिंग सेल्स डाटा फॉर एनालाइजिंग ट्रेंड। मतलब क्या? मोंगोडीबी डाटाबेस याद रखो। वह क्या करेंगे? सपोज मोंगोडीबी डाटाबेस में वो पूरा डाटा वो स्टोर करके रखेंगे। यार कंपनी, सपोज हमारी कंपनी ने इस साल इतना इतना सेल हुआ, इस यूजर ने इतना इतना ऑर्डर रखा किया इस दिन। अब देख लो, एक बार देख लो, सपोज किसी हाँ, एक सौ इजी एग्जाम्पल बताता हूँ मैं आपको। पिछले वीडियो में ही वो आपको जियो रिचार्ज का एग्जांपल बताया था। आप क्या करते हो जब रिचार्ज करते हो, तो उसका वो रिचार्ज कब खत्म होने वाला है, वो सब कुछ डाटा कहाँ शो करता है? उसके वेयर हाउस में स्टोर कर देता है। एंड जब उस डेट के 2-4 दिन पहले आपको पता होगा, वो 2-2 3-3 4-4 बार आपको दिन में क्या करते हैं? मैसेज करते हैं हमारे पास न्यू ऑफर आए। तो किस बेसिस पे करते हैं? वो डाटा कहाँ स्टोर किया होगा ना उनको, तो वो क्या करते हैं? डाटा वेयर हाउस में रखते हैं और अकॉर्डिंग टू दैट अब कब डाटा शो करना है वो क्या कर देते हैं? एनालाइज करके डिसीजन लेके आपको शो कर देते हैं। देन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इन डिसीजन मेकिंग। आपको भी पता है चैटबॉट क्या करते हैं? हेल्प करते हैं कोई डिसीजन लेने में। हमें तो ये पता है कॉम्प्लेक्स डिसीजन लेने में एआई क्या करेगा? मशीन लर्निंग के थ्रू क्या करेगा? डाटा एनालाइज कर लेगा, लर्न कर लेगा और हमें डिसीजन दे देगा। देन प्रेडिक्टिव एनालिटिक्स मतलब मैंने आपको बताया बाय हिस्टोरिकल डाटा से क्या कर लेगा? प्रेडिक्टिव कर लेगा और मतलब वो डाटा एनालाइज करके हमें क्या कर देगा? डिसीजन लेने में हेल्प कर लेगा। रिपोर्टिंग tools like a dashboards and reports that provides a real time data for a decision. A sales report showing the daily performance of a matrices, sorry matrix। हाँ, तो बहुत इजी है, मैं आपको इजी बता देता हूँ। रिपोर्टिंग टूल्स क्या? रिपोर्टिंग टूल्स लाइक डैशबोर्ड्स। हमें पता है, मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। डैशबोर्ड मतलब क्या होता है? सपोज तुम मैंगो बेच रहे हो, ऑनलाइन मैंगो बेच रहे हो। क्या? ऑनलाइन मैंगो बेच रहे हो। अब क्या बेच रहे हो? मैंगो बेच रहे हो, मैंगो बेच रहे हो। अब आपका डैशबोर्ड मतलब क्या? वो आपको शो करेगा आज के दिन इतने सारे यूजर्स ने किया, आज के दिन 100 लोगों ने क्या किया? आपके मैंगो परचेस किए, कल परचेस 100 परचेस किए, परसों 100 परचेस किए। इससे क्या है? डेली परफॉर्मेंस स्टोर हो जाएगा, ये पूरा रिपोर्ट मिल जाएगा। एंड अकॉर्डिंग टू दैट रिपोर्ट वी विल टेक अ डिसीजन। समझ आया कैसे? नाउ सपोज इनहांसिंग डिसीजन मेकिंग का क्वेश्चन आया तो अभी से लिखोगे। अब हमारे पास नेक्स्ट है बिल्डिंग इंफॉर्मेशन सिस्टम। क्या? बिल्डिंग इंफॉर्मेशन सिस्टम। क्या है बिल्डिंग इंफॉर्मेशन सिस्टम? क्या है? सोच लो एक बार। बिल्डिंग इंफॉर्मेशन सिस्टम मतलब क्या? इंफॉर्मेशन सिस्टम अभी हमें अभी तक तो पता होना चाहिए एक ऐसी सिस्टम होती है, मतलब EMIS वगैरह ऐसे हमने सिस्टम बहुत सारे देखी है। वो कैसे सिस्टम बिल्डअप की जाती है, हमने अभी तक बहुत सारे सिस्टम देखे, वो कैसे बिल्डअप की जाती है वो हम देखेंगे, किस तरीके से सिस्टम बिल्डअप की जाती है। तो उसकी भी साइकिल्स होती है बहुत सारी। कौन सी साइकिल होती है? साइकिल मतलब क्या? स्टेप बाय स्टेप अप्रोच टू बिल्डिंग अ इंफॉर्मेशन सिस्टम। हम अभी देखिए DSS सिस्टम, अभी देखिए DSS सिस्टम दैट इज डिसीजन, लाइक हम डिसीजन लेते हैं उसकी सिस्टम DSS, डिसीजन सपोर्ट सिस्टम। तो कैसे वर्क करती है वो? कुछ तो कोई तो मतलब होगा ना, वो बिल्डअप हुई है उसके पीछे कोई तो मतलब ऐसा बोल सकते हैं, मतलब ऐसा सोच लो वो क्या एक सॉफ्टवेयर ही है, राइट? वो एक सॉफ्टवेयर ही है। वो सॉफ्टवेयर कैसे वर्क कर रहा है? कोई तो प्लानिंग किया जा रहा है। क्या? प्लानिंग किया जा रहा है। प्लानिंग के बाद हाँ, अब हमारा सॉफ्टवेयर कैसे दिखना है उसका डिजाइन किया जाता है। आफ्टर दैट ध्यान में रखो, पहले फिर से बता देता हूँ, मुझे ऐसा लग रहा है मैं आपको कंफ्यूज कर रहा हूँ, और सोच लो
इंफॉर्मेशन सिस्टम मतलब ऐसा ध्यान में रखो, एक सॉफ्टवेयर है, वो सॉफ्टवेयर बनाना है हमें। अब उसकी कोई प्रोसीजर है, प्लानिंग करना पड़ेगा, आफ्टर दैट सॉफ्टवेयर कैसे दिखेगा उसका डिजाइन करना पड़ेगा, कोडर्स आएंगे मतलब डेवलपर्स आएंगे, वो क्या करेंगे सॉफ्टवेयर को डेवलप करेंगे, आफ्टर दैट टेस्टर आएंगे, वो टेस्टिंग करेंगे, एंड आफ्टर दैट डिप्लॉय करेंगे। समझ आया? डिप्लॉय मतलब पता है, होस्टिंग मतलब होस्टिंग वगैरह करने के बाद मतलब वी आर एबल टू यूज दैट सॉफ्टवेयर। समझ आया? सिस्टम मतलब मैं आपको 1 सेकेंड बता देता हूँ, एग्जाम में क्वेश्चन आएगा एक्सप्लेन द बिल्डिंग इंफॉर्मेशन सिस्टम इन डिटेल। तो आपको क्या याद रखना है, जो कौन सा भी जस्ट इंफॉर्मेशन सिस्टम मतलब क्या, कोई तो सॉफ्टवेयर है, बाय यूजिंग दैट सॉफ्टवेयर वी आर लाइक उस सॉफ्टवेयर की हेल्प से हमारा काम इजी हो रहा है। समझ आया? तो वो सॉफ्टवेयर बनाना है, तो किस तरीके से बनाएंगे, तो क्या है सिस्टम डेवलपमेंट लाइफ साइकिल एसडीएलसी, और स्टेप बाय स्टेप अप्रोच होगा। मैंने आपको बताया कौन कौन से फेजेस होते हैं। देन अजाइल डेवलपमेंट मैंने आपको हमने इसमें देखा था, इसमें सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में देखा था अजाइल डेवलपमेंट क्या होता है। ये क्या होता है, सपोज ये अगेन एंड अगेन मॉडिफाई कर सकते हैं। मतलब हम पहले देखेंगे, हमने सपोज 90% मतलब ऐसा बोल सकते हैं, हमने सॉफ्टवेयर बनाया, उसमें हम सब सिर्फ प्रोडक्ट ले सकते हैं, मतलब उससे हाँ वह क्या करेगी, कंपनी क्या करेगी, प्रोडक्ट शो करेगी, और हम क्या करेंगे सिर्फ बाय कर सकते हैं। बट अकॉर्डिंग टू कस्टमर फीडबैक, कस्टमर वांट्स टू से मतलब देयर इज सम कस्टमर्स दे वांट्स टू सेल देयर प्रोडक्ट्स, व्हाट दे वांट्स टू सेल देयर ओन प्रोडक्ट्स। सो ये किसका हुआ है, कस्टमर्स का फीडबैक हुआ। देन अजाइल डेवलपमेंट मतलब क्या, वो कस्टमर के फीडबैक के बेसिस पे मतलब रन कर ऐसे बोल सकते हैं, मतलब फ्लेक्सिबल है। सपोज ऐसा लगा ये चेंजेस करने चाहिए, ये इजीली लेके चेंजेस कर देगा। अकॉर्डिंग टू स्टेक होल्डर्स ये क्या करता है, फ्लेक्सिबल रहता है। मतलब कोई बोला, कस्टमर के क्लाइंट्स बोले और सॉफ्टवेयर बोले कि या ये चेंजेस करो, ये इजीली चेंजेस कर देगा, क्या कर लेगा, इजीली चेंजेस कर देगा। हमने वाटरफॉल मॉडल भी देखा था सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में, तो वो कैसा था, उसका फिक्स प्रोसीजर था, एक बार किया तो किया, अगेन वो मॉडिफाई कर सकते क्या, नहीं कर सकते। बट अजाइल मतलब क्या, वो फ्लेक्सिबल होता है, अकॉर्डिंग टू कस्टमर फीडबैक वी आर एबल टू चेंज अवर प्रोडक्ट। समझ आया कैसा है, मतलब कस्टमर के फीडबैक के अकॉर्डिंग हमारा सॉफ्टवेयर हम क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं, उसके अंदर नए नए फीचर्स ला सकते हैं। एक ऐप बनाते वक्त हर वीक नए फीचर्स ऐड होते हैं एज पर फीडबैक। ये क्या हुआ, अजाइल डेवलपमेंट हुआ ना। देन प्रोटोटाइपिंग, प्रोटोटाइपिंग मतलब क्या, सॉफ्टवेयर का एक मतलब अर्ली वर्जन बनाया जाता है। समझ आया? प्रोटोटाइपिंग मतलब एक प्रोटोटाइप बनाएंगे, क्या करेंगे, हम एक प्रोटोटाइप बनाएंगे, उसको टेस्ट कर लेंगे, और उस अकॉर्डिंग टू दैट मतलब टेस्ट कर लेंगे यूजर्स के साथ, और उसका नया वर्जन ला लेंगे। मतलब समझ आया, एक छोटा सा मॉडल बनाएंगे, वो टेस्ट कर लेंगे कैसा रिस्पॉन्स आ रहा है, वो अच्छे से रन हो रहा है नहीं, और अकॉर्डिंग टू दैट हम क्या कर लेंगे, उसको शोकेस मतलब अच्छे लाइक बिग स्केल पे कर लेंगे। समझ आया? देन क्या है हमारे पास, सिस्टम डिजाइन। तो कैसे वर्क करता है सिस्टम डिजाइन, द प्रोसेस ऑफ क्रिएटिंग ब्लूप्रिंट फॉर हाउ द इंफॉर्मेशन सिस्टम विल बी वर्क। इसी को ही क्या बोलेंगे हम, सिस्टम डिजाइन। मतलब क्या, सिस्टम डिजाइन मतलब क्या, इस फेज में ब्लूप्रिंट बनाते हैं। मतलब ऐसा बोल सकते हैं डाटाबेस स्कीमा डिजाइन फॉर यूजर रजिस्ट्रेशन सिस्टम। समझ आया? हाँ, डाटाबेस का मतलब हमें पता है, डाटाबेस का स्कीमा बनाना पड़ेगा। समझ आया? डाटाबेस का स्कीमा बनाना पड़ेगा फॉर यूजर। हाँ, एग्जांपल बता दो सिस्टम डिजाइन का। सपोज हमें ये हमारा लॉगिन पेज है, यहाँ हमें क्या लेना है, सपोज नेम लेना है, नेम, आफ्टर दैट ईमेल लेना है, ईमेल लेना है, आफ्टर दैट पासवर्ड लेना है, पासवर्ड लेना है। तो ये पहले भी सब कुछ डिसाइड करना होगा कि हमारे सिस्टम में मतलब हमारे सॉफ्टवेयर में क्या क्या होगा। इस ये नेम का अगर हमें बैकएंड में, तो हमारे कंट्रोल सॉरी बैकएंड में कौन सी फाइल होती है, वो जिसमें हम स्कीमा डिसाइड करते हैं, कौन सी फाइल होती है, मॉडल्स कंट्रोलर्स, आफ्टर दैट कौन सा होता है, राउटर्स। तो हम क्या करते हैं, मॉडल्स में क्या करते हैं, हम डिसाइड करते हैं यूजर स्कीमा। तो वो क्या करते हैं सिस्टम पे, मतलब हमें ब्लूप्रिंट बनानी होगी, पेज पे हमें पूरा होना चाहिए, हम कैसे कैसे क्या क्या करने वाले हैं, कौन सा फीचर रखने वाले हैं, ये सब कुछ। ये क्या, इसको क्या, इसी को क्या बोलेंगे, दिस इज कॉल्ड एज अ सिस्टम डिजाइन। नाउ टेस्टिंग एंड क्वालिटी एश्योरेंस, हमें पता है हम सब कुछ कर रहे हैं, ऐप हमारे ऐप में कोई बग है या नहीं, सब कुछ चेक करना। देन इम्प्लीमेंटेशन, क्या इम्प्लीमेंटेशन, जब सपोज हमने पूरा रन किया है, अब उसको इम्प्लीमेंट करना है। देन मेंटेनेंस, अब पूरा सॉफ्टवेयर चल रहा है, गवर्नमेंट के कितने सारे सॉफ्टवेयर से 10-10 साल चलते हैं, उनको मेंटेनेंस चाहिए होता है, तो सब कुछ मेंटेनेंस वगैरह करना, इसको क्या बोलेंगे, मेंटेनेंस के अंडर आ जाएगा।
देन हमने बिल्डिंग इंफॉर्मेशन सिस्टम, कैसे इंफॉर्मेशन सिस्टम बिल्डअप होती है समझा। आई होप अभी तक आपको व्हाट इज इंफॉर्मेशन सिस्टम ये समझ आया होगा। मतलब ये ऐसा सॉफ्टवेयर होता है, सॉफ्टवेयर होता है वो काम अच्छा काम करता है, मतलब यूजफुल काम, रियल वर्ल्ड काम करता है। देन हमारे पास नेक्स्ट है मैनेजिंग व्हाट मैनेजिंग प्रोजेक्ट, द इंपॉर्टेंस ऑफ प्रोजेक्ट मैनेजमेंट। आपको एग्जाम में किस तरीके से क्वेश्चन आएगा, इसके ऊपर किस तरीके से आएगा एग्जाम में क्वेश्चन आएगा, एक्सप्लेन द इंपॉर्टेंस ऑफ प्रोजेक्ट मैनेजमेंट। तो आपको किस तरीके से लिख लेना है, मैंने आपको 7 पॉइंट्स दिए हैं, तो आपको अच्छे से वो ये याद रखना है। समझ आया? बस मैं आपको मतलब वाइंड अप ही करने वाला हूँ, बस अब देख लो। समझ आया क्या है इंपॉर्टेंस ऑफ प्रोजेक्ट मैनेजमेंट? मतलब एक प्रोजेक्ट को अच्छी तरीके से मैनेज करना कितना इंपॉर्टेंट है, कितना इंपॉर्टेंट ये हम क्या पढ़ेंगे, इसमें पढ़ेंगे। आपके एग्जाम में मुझे लगता है 100% ये क्वेश्चन आ सकता है। कितना? 100% ये क्वेश्चन आ सकता है, आई एम डैम श्योर। मतलब एक प्रोजेक्ट कैसे मैनेज कर रहे, तो बताओ। अब प्रोजेक्ट मैनेजमेंट की डेफिनेशन मतलब क्या है हमें पता है, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग एंड मैनेजिंग रिसोर्स टू अचीव स्पेसिफिक गोल्स। ऑफ कोर्स हमारा कोई प्रोजेक्ट है, उसको पहले प्लानिंग करना होगा, ऑर्गेनाइज करना होगा, मैनेज रिसोर्स मैनेज मतलब रिसोर्स लेने पड़ेंगे, मतलब पूरे मैनेज करने पड़ेंगे। किसके लिए? कोई तो हमारा गोल है, फाइनल हमारा प्रोजेक्ट बिल्डअप होना चाहिए, ये हमारा गोल है। तो ये सब कुछ करना पड़ेगा, हमने कुछ तो प्लानिंग किया, ऑर्गेनाइज किया, सब कुछ मैनेज किया ना, इसी को क्या बोलेंगे हम? प्रोजेक्ट मैनेजमेंट बोलेंगे। समझ आया? अब एग्जांपल लेते हैं, मैनेजिंग द इंप्लीमेंटेशन ऑफ आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर अपग्रेड। आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर हमने सब कुछ देखा है, अभी मैं रिपीट नहीं करने वाला। तो अब प्रोजेक्ट लाइफ साइकिल, क्या प्रोजेक्ट लाइफ साइकिल क्या है? प्रोजेक्ट लाइफ साइकिल हमें पता है, मैं आपको एक बार जस्ट शोकेस कर देता हूँ। पहले इनिशियलाइजेशन कर मतलब इनिशियलाइज करेंगे, प्रोजेक्ट शुरू करेंगे। आफ्टर दैट वो क्या करेंगे, हम प्लानिंग करेंगे, देन कोड करेंगे, मतलब एग्जीक्यूशन करेंगे, देन मॉनिटरिंग करेंगे, ट्रैक करेंगे, देन कंप्लीट करेंगे प्रोजेक्ट। ये क्या है? हमारी साइकिल है पूरी, क्या है? साइकिल है। देन प्रोजेक्ट प्लानिंग, हमें पता है प्लानिंग करना पड़ेगा, कितना खर्चा आएगा, कितना कॉस्टिंग चाहिए, रिसोर्स क्या चाहिए, हमारा प्रोजेक्ट का ऑब्जेक्टिव क्या है, कितने टाइम में हमारा प्रोजेक्ट कंप्लीट होना चाहिए, ये सब कुछ। देन रिस्क मैनेजमेंट मतलब क्या? आइडेंटिफाइंग, एनालाइजिंग एंड लाइक मिटिगेटिंग पोटेंशियल रिस्क। क्या? ये सब कुछ इसके ऊपर हमें क्या करना है? फोकस करना चाहिए। मतलब अगर डेवलपर सीख हो जाए तो बैकअप डेवलपर हमारे पास होना चाहिए। मतलब ये रिस्क है ना, सपोज डेवलपर ही गए तो अब हमें क्या करेंगे, हमारे पास दूसरे डेवलपर रेडी होने चाहिए ना इमीडिएटली। तो ये क्या है, बहुत सारे रिस्क होती है, रिस्क मैनेज करने होते। स्टेक होल्डर कम्युनिकेशन, जो हमारे स्टेक होल्डर है, स्टेक होल्डर मतलब क्या, जो क्या बोल सकते हैं, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली जो प्रोजेक्ट के जो सॉफ्टवेयर के यूजर्स है, क्या यूजर्स मतलब जो ओनर्स, मतलब स्टेक होल्डर जो रिलेटेड है, जो रिलेटेड पर्सन, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली रिलेटेड पर्सन ऑफ द पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर, उसकी उसी को क्या बोलेंगे हम? स्टेक होल्डर बोलेंगे। तो उनके साथ कम्युनिकेशन करना इंपॉर्टेंट है, उनके क्या ख्वाहिशें हैं, उनको क्या क्या चाहिए सॉफ्टवेयर में, ये सब कुछ। देन अजाइल प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, मैंने आपको बताया अजाइल मतलब क्या होता है, अकॉर्डिंग टू अवर फीडबैक, अकॉर्डिंग टू मतलब ये एडेप्टेबल होता है, न्यू चेंजेस इजीली अडेप्ट कर देता है, फ्लेक्सिबल होता है। तो ये सब कुछ मैनेज करना होता है। रिसोर्स एलोकेशन, ऑफ कोर्स मनी मतलब प्रोजेक्ट का कॉस्टिंग बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है, तो वो अच्छा मतलब वो सब कुछ रिसोर्स मतलब हाँ, क्या क्या रिसोर्स चाहिए, ये सब कुछ अलोकेट करना, ये सब कुछ मतलब मैनेज करना, ये सब कुछ पार्ट कहा आता है, रिसोर्स एलोकेशन आता है। तो आपको एग्जाम में क्वेश्चन आए द इंपॉर्टेंस ऑफ प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, तो आपको ये 7 पॉइंट बहुत अच्छे से लिखने हैं, और आपका एक स्ट्रैटेजिक हाँ, सो दैट्स इट, आपको 7 पॉइंट लिख लेना है, और बस एडवांटेज और डिसएडवांटेज आपके हिसाब से लिख लो। देन नेक्स्ट हमारा स्ट्रैटेजिक इंफॉर्मेशन सिस्टम। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में 8 मार्क्स के लिए आया था। कितने मार्क्स के लिए? 8 मार्क्स के लिए आया था। मैंने 8 पॉइंट दिए, बहुत छोटे छोटे दिए, बट आपको बहुत अच्छे से लिख लेते हैं। तो क्या है स्ट्रैटेजिक इंफॉर्मेशन सिस्टम? ऑफ कोर्स मेरे हिसाब से एमआईएस ऐसा सब्जेक्ट है, बस आपको नाम पता हुआ ना, आप खुद से भी सब कुछ लिख सकते हो। तो क्या है स्ट्रैटेजिक इंफॉर्मेशन सिस्टम? मतलब ये ऐसा इंफॉर्मेशन सिस्टम होता है जो बिजनेस को कॉम्पिटिटिव
एडवांस देता है, यानी बिजनेस को मार्केट में स्ट्रांग बनाता है। समझेगा या? स्ट्रेटेजिक मतलब पूरा स्ट्रेटेजी से क्या, पूरा स्ट्रेटेजी से हम क्या करेंगे, प्लानिंग कर लेंगे, कॉम्पिटिटिव देख लेंगे हमारे काम और इस मार्केट में कौन कौन कर रहा है, पूरा एनालाइज कर लेंगे, अकॉर्डिंग टू दैट क्या करेंगे, हम हमारी खुद की स्ट्रेटेजी बनाएंगे। समझ आया? ये हमारा पहला पॉइंट होगा। देन हम इसके लिए, ये स्ट्रेटेजी बनाने के लिए, पूरा हमारा सिस्टम बनाने के लिए हम क्या करते हैं, बिजनेस इंटेलिजेंस हमें पता है, BI, देन कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट, ये सब कुछ, देन SCM दैट इज सप्लाई चेन मैनेजमेंट, जैसे सिस्टम क्या करते हैं हम यूज कर देते हैं। समझ आया? अब देख लो, हमारी सिस्टम बहुत अच्छी बनानी है। लाइक हमारा ऐसा बोल सकते हैं, हमारी सिस्टम कौन सी है, अमेजोन, हम हमारा अमेजोन बना रहे, तो हमें जो ओल्ड अमेजोन है जो हम यूज करते हैं उससे बेटर हमें बनना है, तो हमें अच्छी CRM होनी चाहिए। CRM मतलब हमें कस्टमर के साथ अच्छा बॉन्ड बनाना चाहिए। SCM मतलब हमने देखा क्या था, SCM मतलब दैट इज सप्लाई चेन मैनेजमेंट। हमें वो अमेजोन वाला बंदा बस 5 दिन में प्रोडक्ट डिलीवर करना है, करते हैं तो हम तो 4 दिन में ही करना है। तो ऑफकोर्स किसके मतलब ये सब कुछ स्ट्रैटेजिक बनाना। देन सपोर्ट स्ट्रैटेजी एग्जीक्यूशन मतलब क्या, ये सिस्टम कंपनी के ओवरऑल बिजनेस गोल्स के साथ अलाइन होता है, जैसे कॉस्ट कटिंग या कस्टमर सेटिस्फेक्शन पता है। देन इंप्रूव इफिशिएंसी इंप्रूव करता है। देन इनहांस कस्टमर वैल्यू, कॉस्ट लीडरशिप, इनोवेशन मतलब न्यू मॉडल, बिजनेस मॉडल वगैरह लाता है। एंड सस्टेनेबल एडवांटेज दैट इज हेल्प डिफरेंट मार्केट पोजीशन। तो बताया मैंने, ये 8 पॉइंट लिखे हैं आपको, बहुत उसमें एडवांटेज डिसएडवांटेज मैंने, और इसके पहले मैंने बहुत सब कुछ बताया था, वही आपको मिक्सअप करके लिख लेना है। देन ये भी क्वेश्चन आया था, फर्म लेवल वर्सेस बिजनेस लेवल स्ट्रेटेजी, इसके ऊपर आपको एक बार मैं बता देता हूँ। जस्ट ये मिक्सअप हुआ है, जस्ट सेकंड, यहाँ ऐसे लाइन है हमारे पास, तो क्या है फीचर्स वगैरह सब कुछ मैं आपको बता देता हूँ। फीचर्स क्या है फर्म लेवल के, मतलब फीचर क्या है फर्म लेवल स्ट्रेटेजी, बिजनेस लेवल स्ट्रेटेजी, मैं आपको बता देता हूँ क्या है पहले। मतलब ये फर्म लेवल मतलब क्या, ये एंटायर ऑर्गेनाइजेशन के लिए, और ये क्या है बिजनेस के लिए। समझ आया? गोल क्या है इसका, लॉन्ग टर्म, क्या लॉन्ग टर्म, और इसका क्या कॉम्पिटिटिव पोजीशन। बिजनेस मतलब आप ही सोचो ना, फर्म लेवल मतलब क्या, एग्जांपल किससे आपको समझ आएगा, रिलायंस एक्सपांडिंग अक्रॉस इंडस्ट्रीज, और बिजनेस लेवल जियो फोकसिंग ऑन टेलीकॉम डोमेन्स। समझ आया कैसा है? फर्म लेवल मतलब एंटायर ऑर्गेनाइजेशन, मतलब रिलायंस ग्रुप, क्या रिलायंस ग्रुप। समझ आया? फर्म लेवल मतलब क्या, रिलायंस ग्रुप। बस आपको याद में कैसे रखेगा फर्म लेवल और बिजनेस लेवल में, फर्म लेवल मतलब क्या, सिर्फ रिलायंस याद रखो, और बिजनेस लेवल मतलब पर्टिकुलर रिलायंस का जियो, क्या पर्टिकुलर रिलायंस का जियो। बिजनेस लेवल मतलब क्या, हाँ एक जस्ट सेकंड बता दो, रिलायंस आपको पता होगा, रिलायंस मेरे हिसाब से इंडिया में ऐसा कोई भी नहीं होगा जिसको रिलायंस के बारे में पता ही नहीं होगा। रिलायंस में रिलायंस हमें पता है रिलायंस किसकी है रिलायंस, तो जिसकी रिलायंस है, अंबानी की रिलायंस है, हमें पता है इंडिया में, मैंने बताया अंबानी को कौन नहीं जानता इंडिया में, तो उनका वो फर्म लेवल स्ट्रेटेजी पे फोकस करते हैं, मतलब उनको पूरा रिलायंस क्या करना है, एक्सपांड करना है। समझ आया? वो क्या हुआ फर्म लेवल्स। बट अब रिलायंस में जियो है, अब जियो को जो होगा CEO, वो क्या करेगा, सिर्फ जियो कैसे बिल्ड हो जाएगी इस पे फोकस करेगा। समझ आया क्या है डिफरेंस है? देन हमारा नेक्स्ट पॉइंट है दैट इज अ मैनेजिंग ग्लोबल सिस्टम एंड वैल्यू चेन। तो क्या है ये, मतलब क्या है मैनेजिंग ग्लोबल सिस्टम एंड वैल्यू चेन, ऐसा बोल सकते हैं जब एक कंपनी इंटरनेशनल लेवल पे काम करती है, हमें पता है, तो उनके IT सिस्टम भी ग्लोबली मैनेज करने पड़ते हैं, ये भी पता है। समझ आया? मैनेजिंग ग्लोबल सिस्टम मतलब क्या, क्या मतलब समझ आया मैनेजिंग, सपोज कोई मतलब जो कोई कंपनी है वो ग्लोबली वर्क कर रही है, इंडिया में भी वर्क कर रही है, आफ्टर दैट अमेरिका में भी वर्क कर रही है, आफ्टर दैट इस तरीके से वर्क करती है, तो इट्स लाइक इट्स रिस्पॉन्सिबिलिटी कि वो सभी ग्लोबली वर्क करना चाहिए। वो सिस्टम इन द सेंस, वो सिस्टम वर्ड से मेरे सब कंफ्यूज हो रहे हैं, सीधा सॉफ्टवेयर याद रखो, तो वो सॉफ्टवेयर ग्लोबली मैनेज करना चाहिए, तो उसको कैसे मैनेज कर लेंगे, क्या क्या प्रोसीजर कर लेंगे, इसके ऊपर आपको एग्जाम क्वेश्चन आता है, तो क्या लिखोगे, ग्लोबल स्टैंडर्डाइजेशन, कॉमन प्लेटफॉर्म्स होने चाहिए, देन लोकल लोकेशन नीड्स होनी चाहिए, मतलब लोकल लैंग्वेजेस होनी चाहिए। सपोज इंडिया में वर्क करता है तो इंडिया की भी होनी चाहिए लोकल लैंग्वेजेस, अमेरिका में तो अमेरिका की लोकल लैंग्वेज होनी चाहिए। करेंसी का कन्वर्जन का भी फैक्टर होता है,
then complex with regulations, then infrastructure gaps, infrastructure in the internet, मतलब ये सब कुछ पता होना चाहिए. then 24/7 सपोर्ट. अब across the time zones हमें पता है, हम हमारे यहाँ जब इंडिया का टाइम जोन और अमेरिका टाइम जोन डिफरेंट है. यहाँ जब दिन होता है तो वहाँ क्या होता है, रात होती है, तो वो सब कुछ मैनेज करना पड़ता है. कल्चरल डिफरेंस होता है. अब आपकी अमेजोन इंडिया में और अमेरिका में भी चलता है, बट इंडिया में वो डिफरेंट प्रोडक्ट बेचते हैं. मतलब ऐसा वैसा नहीं है, बट इंडिया के पीपल्स का प्रेफरेंस डिफरेंट है और अमेरिका का पीपल्स का प्रेफरेंस डिफरेंट है. तो इसी तरह से, बट अब इनके बीच में कोऑर्डिनेशन चाहिए, सिक्योरिटी चाहिए. समझ आया? देन अब क्या है अपॉर्चुनिटीज इन वैल्यू चेन. क्या है अपॉर्चुनिटीज इन वैल्यू चेन मतलब, तो देखते हैं क्या है सीधा. अब अपॉर्चुनिटीज क्या है ग्लोबल वैल्यू चेन में, ये हम स्टडी करना है. क्या अपॉर्चुनिटी, क्या कौन से अपॉर्चुनिटी, मतलब आउटसोर्सिंग, मतलब कॉस्ट रिड्यूस कर देता है, या गेन एक्सपर्टीज, ग्लोबल कोलैबोरेशन, वर्क विद रिमोट टीम्स, मतलब जो ऐसा इंडिया से हम अमेरिका में भी वर्क कर सकते हैं यहाँ बैठकर वो रिमोटली. कस्टमर एक्सपांशन, मतलब न्यू मार्केट्स में हमारा एक्सपांशन होता है. ये सब कुछ आपको अच्छे से लिख लेना है. स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप. अब हमारा लास्ट पॉइंट दैट इज इंटरनेशनल इंफॉर्मेशन सिस्टम. ये एग्जाम में क्वेश्चन आ चुका है आपको 8 मार्क्स के लिए. कितने 8 मार्क्स के लिए आया है. आपको मैंने जो ये पॉइंट्स दिए, यही पॉइंट आपको बहुत अच्छे से डिटेल में लिख लेने हैं. मैंने अभी जो बताया ना यहाँ से स्ट्रेटेजिक से, ये सभी क्वेश्चन आ चुके हैं एग्जाम में. तो मैंने जस्ट आपको बेसिक ओवरव्यू दिया है, आपको बहुत अच्छे से लिख लेना है, मतलब इस पॉइंट का. बट बाकी मैंने पहले बहुत सारे कॉन्सेप्ट अच्छे से बताए, तो वही आप मिक्स करके लिख सकते हो. इंटरनेशनल इंफॉर्मेशन सिस्टम मतलब क्या होता है वहाँ पे, ये मैं बहुत डिटेल में बता देता हूँ. सपोज इंटरनेशनल इंफॉर्मेशन सिस्टम ऐसा बोल सकते हैं, ऐसा सिस्टम होता है वो मल्टीपल कंट्रीज में ऑपरेट करते हैं. क्या जो हमने ग्लोबल देखा सेम एज इट इज, सेम काइंड ऑफ. वो क्या कर देता है, जो ग्लोबली पता होगा ना, ग्लोबल का ही डिस्क्रिप्शन आपको यहाँ लिख लेना है, जस्ट वर्ड डिफरेंट क्या है. बट मैंने पीवाईक्यू देखे, वो पीवाईक्यू में वो दो टाइप के क्वेश्चन आए थे. मुझे लगा आप कंफ्यूज हो जाएंगे, इसीलिए मैंने वो 2 टाइप में दे दिए. तो पता है इंटरनेशनल मतलब क्या, वो मल्टीपल कंट्रीज में क्या करते हैं, वो सॉफ्टवेयर ऑपरेट करते हैं. तो उसके मतलब क्या ग्रोथ ड्राइवर्स मतलब क्या, ग्लोबलाइजेशन, क्लाउड कंप्यूटिंग, इंटरनेट एक्सेस, ये सब कुछ मतलब ये सब की डिमांड बहुत ज्यादा बढ़ रही है. हमें पता है क्लाउड कंप्यूटिंग की वगैरह ये सब कुछ मतलब ऑनलाइन चल रहा है, तो उसका ग्रोथ बहुत ज्यादा हो रही है. देन बेनिफिट्स क्या है, ऑपरेशंस मतलब ग्लोबली हो रहे हैं. देन रियल टाइम मतलब सब कुछ रियल टाइम चल रहा है. तो मतलब सेंट्रलाइज कंट्रोल मिल रहा है. सेंट्रलाइज कंट्रोल मतलब क्या, सब कुछ रियल मतलब ऐसा बोलते हैं रियल टाइम चल रहा है. तो विजिबिलिटी भी क्लियर मिल रही है, मतलब समझ आया ना, विजिबिलिटी इन द सेंस मुझे क्या बोलना है, सब कुछ हमें समझ आ रहा है. देन दैट्स इट, यही है. आपको एडवांटेज डिसएडवांटेज लिख लो. और कोऑर्डिनेट मॉडल मतलब देख लो एक बार क्या है. हाइब्रिड अप्रोच मतलब क्या होता है, कुछ सिस्टम ग्लोबल होते हैं और कुछ लोकल होते हैं, ये सब कुछ हमें पता है. और आपको खुद से लिख लेना है. क्या मैं पॉइंट्स दे देता हूँ. एडवांटेजेस, डिसएडवांटेजेस, ये दिख नहीं रहा मेरे हिसाब से, कोई तो पेन का इशू हो रहा है. देन सो चैलेंजेस कौन कौन से आएंगे, लीगल इशू आएंगे, मतलब हर कंट्री के डिफरेंट लॉ होंगे. लैंग्वेजेस का आएगा, मल्टी लैंग्वेज सपोर्ट होना जरूरी है. आफ्टर दैट कल्चरल डिफरेंस है, इंफ्रास्ट्रक्चर का इशू आता है, मतलब ये सारे प्रॉब्लम्स है. देन ऑर्गेनाइजेशन सिस्टम में कौन से आते हैं, आईटी को बिजनेस स्ट्रेटेजी के साथ अलाइन करना पड़ता है, तो ग्लोबल लेवल्स पर कोऑर्डिनेशन होना जरूरी है. ये सारी सिस्टम. तो अभी हमने पूरा का पूरा यूनिट देख लिया है. दैट मींस हमने ये यूनिट मेरे हिसाब से 17 टू 18 मार्क्स पे एग्जाम में आता है. कितने 17 टू 18 मार्क्स के एग्जाम में आता है. तो मैंने यूनिट 1 और यूनिट 2 मतलब यूनिट 3 यूनिट 4 मैंने पूरा ले लिया है. यूनिट 1 से यूनिट 4 तक हमारा पूरा खत्म हुआ है. बस अब हमारे 2 यूनिट बचे हैं, मैं वो जल्दी में डाल लूँगा. तो आपको कोई प्रॉब्लम लग रहा होगा तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है. लाइक मैं कुछ गलत पढ़ा रहा होगा, या मेरी टीचिंग की मेथड कोई गलत लग रही होगी आपको. आई नो मैं बहुत फास्ट पढ़ा रहा हूँ, बट मेरा इंटेंशन क्या है, आपको बस वन शॉट प्रोवाइड करना है. उसका टाइम बहुत कम होना चाहिए. मैं बस आपको कीवर्ड बता दूँ और कॉन्सेप्ट बता दूँ, ताकि आप आंसर खुद से लिख सकते हो.
सो दैट्स इट। और आपके कोई कमेंट्स हो गए तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर लो। दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो। थैंक यू।